देवी और सज्जनों, इस कार्यशाला के दूसरे सत्र का आरंभ होने जा रहा है। एक सूचना देनी है आपको। जो विद्यार्थी अभी कार्यशाला से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं, आपको यह सूचित किया जाता है कि विश्व हिंदी सचिवालय के फेसबुक पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अभी भी वह लाइव चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। अपने मित्रों को आप SMS भेज दीजिए कि वे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच अन्य अतिथियों का आगमन हमारे इस कार्यक्रम में, हमारी इस कार्यशाला में चार चांद लगा चुका है। अब हम बुलाने जाएंगे मंच पर कला एवं सांस्कृतिक विरासत मंत्रालय के मुख्य संस्कृति अधिकारी एवं विश्व हिंदी सचिवालय की कार्यक्रम एवं गतिविधि उप समिति की सदस्य श्रीमती अनुपमा चमन चुम्मू जी को। उनसे आग्रह है कि वे मंच पर आएं और अपना संदेश सुनाएं। इससे पहले हम विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर माधुरी जी से निवेदन करेंगे कि वे पुष्प गुच्छ से श्रीमती अनुपमा जी का स्वागत करें। नमस्ते। शासी परिषद के डॉक्टर गंगू जी, शिक्षा मंत्रालय के बिगन जी, MGI और TI के डायरेक्टर जनरल, विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव और उप सचिव रामधारी जी, क्योंकि दोनों पद अभी संभाल रही हैं, शिक्षकगण, सभी को नमस्ते। कला एवं सांस्कृतिक विरासत मंत्रालय से आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। मुझे खुशी है कि भाषा के नवीनीकरण के लिए विश्व हिंदी सचिवालय बड़े ही सराहनीय कार्य कर रहा है। इसके लिए बहुत बधाई। आप सबको पता होगा कि भाषा एक सांस्कृतिक विरासत है जिसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसी कारण हमारे मंत्रालय ने कई स्पीकिंग यूनियंस का निर्माण किया है, जैसे हिंदी स्पीकिंग यूनियन, अंजू जी यहाँ पर है वहाँ से, तमिल, तेलुगु, मराठी, क्रियोल स्पीकिंग यूनियन, भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन, अरबिक स्पीकिंग यूनियन, इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन, संस्कृत स्पीकिंग यूनियन। तो इन सब स्पीकिंग यूनियंस का एक ही ध्येय है कि हमारी भाषा का प्रमोशन करें और उसे प्रिजर्व भी करें। इनके अलावा हमारे यहाँ नाटक प्रस्तुति भी 10 भाषाओं में होती है। आपको पता होगा कि यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में भाषा को भी बहुत ही मान्यता दी गई है। और फिर अन्य विधाएं भी हैं, परंतु भाषा एक व्हीकल है जो संस्कृति को जिंदा रखती है। और मुझे खुशी है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से विश्व हिंदी सचिवालय हिंदी को आगे बढ़ा रहा है। एक बार फिर विश्व हिंदी सचिवालय को बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अनुपमा जी। जिनके कंधों पर कला, संस्कृति और हिंदी भाषा का भार हो, वह अनुपमा नहीं होगी तो कैसी होगी। अच्छा, एक दृष्टता हो गई, हम भूल गए। ICC आचार्य डॉक्टर वेद रमन पांडे जी हमारे सामने आए। अभी आपको देख रही हूँ तो याद आया कि अभी आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हमारे बीच MGI और TI के महानिदेशक श्री राजकुमार रामप्रताप CSK सर जी उपस्थित हैं। उनसे विनम्र आग्रह है कि वे कृपया संबोधन के लिए मंच पर आएं और हमें कृतार्थ करें। डॉक्टर माधुरी जी से निवेदन है कि वे हमारे
सर जी का स्वागत पुष्प गुच्छ से करें। बड़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार था सर। एमजीआई में आपके कदम पड़े तो हमारे भाग्य खुलने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर हिंदी में बात करूँगा। आज आप मुझको माफ़ कीजिए क्योंकि टाइम वाइज नहीं प्रिपेयर किया, तो आई विल से फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश। Dr. Uday Narayan Gangu, member of the Governing Council of World Hindi Secretariat, Mrs. Anupama Chaman Chomu, Principal Culture Officer, Minister of Arts and Culture, Mr. Niranjan Bigan, Advisor to the Minister of Education, Tertiary Education and Science and Technology, Dr. Madhuri Ramdari, Deputy Secretary General, Mr. Balunda Sharma, the Director of Local Languages and Accessibility, Microsoft, Gurgaon, Haryana, India, Dr. Anjali Chintamani, Head of Department of Hindi Studies, Mahatma Gandhi Institute, distinguished guest, representative of other ministries, and representative of Indian High Commission. A warm good morning to all of you. And it's my first function in the Hindi World Secretariat since I've been nominated as Director General of MGI and RTI only a few weeks back. But I'm sure it's not the last one. I'll be coming quite frequently here, hopefully. And by then I'll have a good improvement in my Hindi, Bhasha, which I have lost touch a bit, but I can promise you that I will improve. I've got some good teachers in MGI who can teach me Hindi, not long to go. It's really, gives me an immense pleasure to address you all on this half-day workshop on Hindi language and online research, which is organized by the World Hindi Secretariat in collaboration with the Department of Hindi Studies of MGI. It's indeed an auspicious opportunity for our BA and MA Hindi students to avail of the expertise of our most esteemed IT expert, Sri Balendu Dahitji, who will guide you on Hindi language and online research. I've heard him earlier, and you can always tell that he is so well versed in this line, and I'm sure all the students of MDI and the lecturers will learn a lot from him. And dear students, I'm sure you will have an opportunity to discover the online research tools and strategies for online research. At the same time, I'm sure you'll be able to access reliable sources of data collection and use the internet more efficiently, which will equip you of the diverse strategies to complete your research projects and dissertation. Dear students, I'm sure this workshop will also enlighten you on the benefits and challenges of online research with regard to Hindi language. And one word I would like to say add on is that, we have to encourage, you have to encourage other friends, families to study Hindi, because as we can see lately, the Hindi language, it's not a criticism, but
it's a fact that many people are distancing themselves from this language. And we have to look at where the problem lies. Because many years back, even when we were young, Baitkas were in all the villages, even in town. But today, you hardly see many Baitkas. And there are certain villages I know who are very well motivated. And I can take you an example like a village in L'Aventure, and where I have had several visits during my parliamentarian days. And there's one Hindi Baitka which is catering for the whole village. And it's a pleasure to see that they have got more than 50 or 75 children studying Hindi. And today we have got MGI, such a prestigious institute. We are always supported by the government India, which I'm grateful, very grateful to. So we have to take the opportunity to come to MGI, and we have to encourage our youngsters who are growing up. And Hindi as a main language, it's always a plus. And even as a sub in your main course, Hindi should be studied by maximum students. It's really sad because Dr. Gangu is here, Dr. Bigan is here. They know how we were studying in our young days. Our parents were encouraging us to go and read Hindi in the local Baitkas. But I don't know today. I can tell you an example. There was one Guruji who went to see a parent who has got 2 young children, and he asked the parents, why don't you send your children to Baitka? Because it's free. And we as Guruji, we are subsidized by the government to encourage young children to come to study. So the parents said, you ask the children. So the Guruji asked the children, do you want to come and study Hindi? The children said, no, we don't like it. So the parent turned back and said, you see, they don't like it. But why I'm saying that? It's a parent's duty to encourage them. You don't let the children take the decision. You have brought them on this world, but you have to guide them. And if we stop guiding them, if we let the children guide us, then we'll just lag behind. Hindi, be it Hindi, Urdu, Sanskrit, these are very noble languages. And you can always tell when somebody has studied one of these languages, their personality, the way they talk, the way they behave is totally different from those who have not studied that. And it reflects on the personality of the person. So I would end here and say that please encourage your children, French children, to study this Hindi language, because end of the day, it's a big plus, and that will prepare them for a good and better life, probably. Thank you very much for your attention. लावांचुआ बैठका आदि की बातें करके आपने यादों को ताज़ा कर दिया है सर। हिंदी नहीं आती तो क्या हुआ, बड़ी आत्मीयता से आपने हिंदी भाषा को और गुरुजनों के कार्य को शिरोधार्य रखा। क्या ये कम है हमारे लिए? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आप भी
हिंदी सीखेंगे और वो दिन जल्दी आए जब हम आपको आपकी प्यार भरी हिंदी को सुनेंगे। विश्व हिंदी सचिवालय के शासी परिषद के सदस्य डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुत दिनों से, वर्षों से वे हिंदी के क्षेत्र में अपना योगदान देते चले आ रहे हैं। आज हम यह मौका हाथ से नहीं जाने देंगे और उनको अवश्य सुनना चाहेंगे। तो मंच पर हम बुलाने जा रहे हैं डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी को। कृपया 2 शब्द कहें और हमें कृतार्थ करें। डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी। क्षमा करें यदि 2 से 3 शब्द हो जाएं तो। शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि हमारे श्री बिगन जी, कला संस्कृति मंत्रालय की तरफ से आई हुई प्रतिनिधि और वहाँ की मुख्य कार्यकर्ता हैं श्रीमती अनुपमा चमन जी, और महात्मा गांधी संस्थान रविन्द्रनाथ ठाकुर संस्थान के नव नियुक्त महानिदेशक श्री राम प्रताप जी, जो बहुत कर्मठ व्यक्ति रहे हैं और आज भी सफ़ेद दाढ़ी में एक युवा दिखाई दे रहे हैं। इस सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर रामधारी जी, प्रोफेसर वेद रमन पांडे जी, विभाग ये हिंदी जो महात्मा गांधी संस्थान में कई लोग यहाँ बैठे हैं, पर हिंदी भाषा की जो अध्यक्षा हैं विभाग की डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी, प्रोफेसर पद के करीब आई हुई हैं डॉक्टर राजरानी गोविंद जी, और बहुत ही हमारी चिर परिचिता डॉक्टर अलका जी धनपद। कार्य संचालन बहुत सुंदर ढंग से कर रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी जी। हिंदी स्पीकिंग यूनियन की तरफ से श्री अंजू जी, तमाम हिंदी प्रेमी जन और विद्यार्थिनियों, मित्रों, मैं एक लंबी यात्रा करवाना चाहता हूँ आपको। आदि युग सतयुग से लेकर आज कलियुग तक बहुत पानी बह चुका, उस समय से आज तक। अब जानते हैं ये शोध कार्य हर युग में हुआ है। हम रिसर्च कहते हैं इंग्लिश में, परंतु रिसर्च से पहले सर्च है, सर्च के बाद रिसर्च है। खोज की जाती है, खोज के बाद फिर से खोज की जाती है, शोध कार्य। त्रेता युग से पहले सतयुग, सतयुग में यदि हम जाएं तो देखें वहाँ भी शोध हुआ, लेकिन उस समय धार्मिक शब्दावली का प्रयोग किया था। अवतार, आना, ऊपर से नीचे आना, अवतरण होना। तो उस समय क्या अवतार हुआ? मत्स्य अवतार, जहाज का निर्माण किया गया, शोध किया गया, तब तो जहाज बना। मत्स्य अवतार, बराह अवतार, बराह के पास लंबे दांत होते हैं, तो यदि हल नहीं बनाया जाता तो खेती का काम नहीं होता, तो हल बनाया गया और खेती की गई। फिर जहाज बन गया, खेती हो गई, तो व्यापार शुरू करना पड़ा, तो शोध करने की आवश्यकता पड़ी। और कैसे शोध? तो व्यापार को
एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए जहाज की आवश्यकता पड़ी। तो मत्स्य अवतार में जहाज आया और फिर जहाज को चलाने की ये दिशा बोध कराना है, तो दिशा बोध कराने के वामन आया, कंपास आया दिशा बताने के लिए। फिर नरसिंह आया, कटार लेकर आया और फाड़ दिया पेट किसी राजा का, तो कटार का अवतार हुआ। तो ये सब शोध के द्वारा हुआ। फिर आया परशुराम, कटार से भी ज़्यादा आगे शोध किया गया तो कुल्हाड़ी परशु का अवतार हुआ। फिर परशु के बाद हथियार कमज़ोर पड़ गया, उससे भी ज़्यादा शोध करके नया हथियार बनाना था, तो धनुष आया राम के हाथ में। धनुष भी कमज़ोर पड़ गया और शोध करना पड़ा। तो धनुष के बाद चक्र बनाया गया, सुदर्शन चक्र, कि चला दो तो दूर तक गले कट जाएं। फिर आज मिसाइल का युग आ गया। तो रिसर्च कब नहीं हुआ, शोध कब नहीं हुआ। आज प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान अवतार श्री बालेंदु शर्मा जी हैं, जिन्होंने प्रौद्योगिक के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में जो निपुणता पाई है, जो दक्षता पाई है, और आपको शोध, ऑनलाइन शोध करने का जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्या ये किसी अवतार से कम बात है? ऑनलाइन हमारे ज़माने में जब हम छात्रों को शोध कार्य करवाते थे तो कहते थे पुस्तकालय में तरह तरह की पुस्तकें हैं, जाकर आप शोध कीजिए। फिर हम कहते थे जाइए साक्षात्कार कीजिए, जिनके कंठों में विद्या वास करती है उनके कंठों से जाकर आप सुनिए, प्रश्नावली तैयार कीजिए और जाकर उनसे आप पूछिए। आज भी इसकी आवश्यकता है। मेरी दादी के कंठों में आज भी लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं। ये ऑनलाइन से आप नहीं प्राप्त कर सकते। दादी के पास जाना ही होगा, नानी के पास जाना ही होगा, क्योंकि तो कंठों में समाये हैं वो लोकगीत, वो लोक कथाएँ, वे लोक नाट्य। तो जहाँ प्राचीनता का महत्व है, वहीं आज नवीनता की भी आवश्यकता है। नवीनता में ऑनलाइन शोध कार्य करना। हम छात्रों से एक निवेदन करेंगे, भाषा और शोध। भाषा, हिंदी सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। याद कीजिए, जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं हिंदी में। उसकी नागरी, जो देवनागरी लिपि है, उसके पास इतनी शक्ति है कि जो भी ध्वनि है उस ध्वनि को प्रकट करने की उसमें शक्ति है। अंग्रेजी जैसे नहीं है THOUGH 2, THROUGH श्रू। ये कैसे हो गया? एक तरह पर दो है, एक तरह पर श्रू है, एक तरह PUT पुट है, एक तरह BUT बट है। तो वहाँ पर ध्वनि विज्ञान कमज़ोर है, परंतु हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान का जो भंडार है, उन सब को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास ध्वनियाँ हैं। उन ध्वनियों का उच्चारण सही होना चाहिए। आज व्याकरण का गला मोड़ा जा रहा है। मुझे दुख से कहना पड़ता है, संस्कृत वह भाषा है जिसका नाम ही है संस्कृत, जिसमें संस्कार किया है, शुद्धता है। अंतर्राष्ट्रीय शब्द को भारत ने जिस प्रकार किया है, उसको देखकर दुख होता है। क्यों? संस्कृत व्याकरण के अनुसार वो नहीं है, जबकि दोनों शब्द अंतः राष्ट्रीय, दोनों संस्कृत है। संस्कृत का हिंदीकरण करके अशुद्धता का बोध किया जा रहा है। क्योंकि ये भारत तक शायद लोग सुन रहे होंगे, इससे मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों का जो भाष्य है, महाभाष्य है, पाणिनि का जो व्याकरण है, उनमें आप संशोधन नहीं करें। आप बहुत पीछे हैं अभी संशोधन करने के लिए, इसलिए दुष्प्रयास मत किया करें। इसी प्रकार एक मानक हिंदी की आवश्यकता है। ऐसी हिंदी नहीं कि फिजी की दूसरी हो जाए, मॉरिशस की दूसरी हो जाए और वहाँ की दूसरी, तो मानकता कहाँ जाएगी। इसलिए मानक हिंदी में ही आप अपने शोध प्रबंध को लिखिए, लघु प्रबंध को तैयार कीजिए
और हिंदी की प्रकृति को समझिए। हर भाषा की प्रकृति होती है। यदि आप इस भाषा की प्रकृति को भुला देते हैं, तो एक बार मैंने कहा था ना, आप राम लगन नहीं बोलेंगे, राम लागां बोलेंगे। आप राम रखन नहीं बोलेंगे, राम लाखां बोलेंगे। और तो और आप अपने नाम के अर्थ को भुला देंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है, आपसे निवेदन है, आप युवा पीढ़ी के हैं, भाषा पर अधिकार प्राप्त कीजिए। पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त करने के बाद शोध कीजिए। आज संचार के जो माध्यम हैं, प्रौद्योगिकी का जो विकास है, उनके माध्यम से नए क्षितिज खुले हैं, नए क्षितिज प्रदान किए गए हैं। प्रौद्योगिकी की ओर हमें ध्यान ज़रूर देना है, परंतु हमारे पांव धरती पर ही टिकना चाहिए। आकाश पर पांव टिकाएंगे तो गिरेंगे धरती ही की ओर। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। गुरुदेव से प्रार्थना है कि वे मंच पर कृपया वापस आएं। हाँ, तो गुरुदेव को खाली हाथ नहीं भेजा जाता, पाप लगेगा। दो शब्द वाली धृष्टता के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। भला मैं कौन होती हूँ आपको शब्दों की संख्या में बांधने वाली। कंठ की लोक कथाओं से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की उपादेयता से आपने हमारे विद्यार्थियों के ज्ञान के चक्षु खोल दिए। आशा है कि विद्यार्थी इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब बारी आई है फिर से बालेंदु सर से जुड़ने की। उनसे प्रार्थना है कि वे ऑनलाइन शोध पर आधारित चुनौतियों के बारे में हमारे विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करें। श्री बालेंदु जी। मैं म्यूटेड था, क्षमा चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे इतने महत्वपूर्ण उद्गार जो मैंने सुने, उनसे मैं बहुत अभिभूत भी हूँ और बहुत ज्ञान वर्धन भी मेरा हुआ। आदरणीय राजकुमार राम प्रताप जी को मैंने सुना, आदरणीय उदय नारायण गंगू जी को सुना। आदरणीय गंगू जी से तो मेरी पहले भी कई बार भेंट हो चुकी है और उनके लिए बड़ा गहरा सम्मान है मेरे मन में। आपने आज के कार्यक्रम के लिए, आप दोनों विभूतियों ने समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा, इसलिए कृपया मुझे को होस्ट बना दें ताकि मैं मेरी स्क्रीन को शेयर कर सकूं। धन्यवाद। तो हम लोग अपने पिछले सत्र में जिन चीजों पर हमने बात की थी, एक तो मैं ये जिक्र करना चाहता था कि वो सभी लिंक जितने भी मैंने जिनको दिखाया था आपको, वो सब मैंने चैट में डाल दिए हैं। तो जितने भी हमारे साथी इस समय पिछले सत्र में थे और जिनको लिंक्स की आवश्यकता है, वो उनका प्रयोग कर सकते हैं। वो सब मैंने चैट में डाल दिए हैं, जूम के इस चैट में। तो जितने भी ऑनलाइन डिक्टेशन या अन्य जितने भी लिंक्स का जिक्र मैंने किया था, वो सभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे सत्र में। मुख्य प्रश्न है, ऑनलाइन माध्यमों की प्रामाणिकता क्या है। आज चूंकि इंटरनेट इतना बड़ा माध्यम बन चुका है सूचनाओं का और सामग्री का, कि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं इंटरनेट के माध्यम से पूरी हो जाती है। वहां पर विभिन्न प्रकार की सामग्री हमें उपलब्ध है, भले ही वो टेक्स्ट के रूप में हो, भले ही वो वीडियो के रूप में हो, ई बुक्स के रूप में हो, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो, पावर पॉइंट्स के रूप में हो, या अन्य माध्यमों से जैसे ऑडियो आदि के रूप में भी उपलब्ध होती है। बहुत सारी सामग्री आपको इंटरनेट पर मिलेगी, अपने विषयों पर भी और अन्य विषयों पर भी। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि इस महान या इस महासमुद्र जो है सूचनाओं का, इसमें हमारे मतलब की सूचनाएं हमें कैसे मिले, और जिन सूचनाओं का इस्तेमाल हम कर रहे हैं
प्रयोग हम कर रहे हैं वो क्या वास्तव में प्रामाणिक है या नहीं है, क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो एकेडमिक है, वो एक स्तर की मांग करता है, एक स्तर की सामग्री होनी चाहिए। तो कैसे जांचें कि जिस सामग्री का प्रयोग हम कर रहे हैं वो एक तो यह कि कहीं से चुराई हुई नहीं है, कहीं से कॉपी की हुई नहीं है, और दूसरी ये कि वो वास्तव में इस योग्य है कि हम उस सामग्री से रेफरेंसेस ले सकें, उनका एक परिमार्जित सामग्री के रूप में हम प्रयोग कर सकें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। तो इस संदर्भ में आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारे मैंने चीजों का जिक्र किया है जो तकनीकी आधार पर हम इस्तेमाल करेंगे उन सामग्रियों की प्रामाणिकता जांचने के लिए। उससे पहले मैं एक जो पिछले सत्र में मैं आपको अनुवाद दिखाना चाहता था, जिसमें उस समय एक दिक्कत आई थी क्योंकि वो जो साइट थी अनुवाद वाली उसमें कहीं कोई समस्या आ रही थी, तो वो मैं आपको दिखा दूं क्योंकि वो अधूरा छूट गया था वो कार्य, तो उसको मैं पूरा करना चाहूंगा। तो मैं आपको दिखा रहा था कि पावर पॉइंट की एक स्लाइड मैंने बनाई जो कि अंग्रेजी में थी, हम उसको यदि हिंदी में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, और ये आपको शोध में इसकी कई बार जरूरत पड़ेगी। आपको कई बार हो सकता है कोई आपके गाइड का या कोई अन्य माध्यमों से आपको पावर पॉइंट्स मिले हों या वर्ड के डॉक्यूमेंट्स मिले हों जो अंग्रेजी में हों या किसी अन्य भाषा में हैं, फ्रेंच में हो सकते हैं, किसी अन्य भाषा में हो सकते हैं, और आपको जरूरत है उसको हिंदी में बदलने की, तो क्या आप उसको आसान तरीके से हिंदी में बदल सकते हैं। तो देखिए ये पावर पॉइंट में मैंने मेरी ये स्लाइड खोली हुई है और उसमें अधिकांश ये सामग्री यहाँ पर सारी अंग्रेजी में है, तो मैं इसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करूं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पिछली बार हमें इसमें थोड़ी दिक्कत आई थी, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और मैं जाऊंगा यहां पर रिव्यू में, पावर पॉइंट में रिव्यू में जा रहा हूं। रिव्यू टैब जो ऊपर दिया हुआ है उस पर मैंने क्लिक किया और यहां ट्रांसलेट बटन दिखाई दे रहा है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, और ट्रांसलेट बटन में मुझे ये बताना पड़ता है कि ये कौन सी भाषा है और आप किस भाषा में चाहते हैं। तो मैंने बता दिया कि अंग्रेजी भाषा का ये टेक्स्ट है, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो जैसे ही मैंने किया, जैसे ही मैंने दोनों को चुना, स्रोत भाषा और मेरी लक्ष्य भाषा को मैंने जैसे ही चुना, ये आप देखिए ये अनुवाद हो चुका है। अब मैं यहां पर अगर इंसर्ट बटन दबाता हूं तो ये जो सामग्री है ये आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं, और ये देखिए इंसर्ट हो चुकी है यहां पर। तो मेरी ये जो स्लाइड थी अंग्रेजी में थी, इसका ज्यादातर भाग अंग्रेजी में था, ये इस तरह की स्लाइड थी, लेकिन देखिए मैंने चुटकियों में इसको बदल करके पावर पॉइंट में अनुवाद कर लिया इसका, और अब ये हिंदी में हो गई है। तो इतना आसान है विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का अनुवाद करना, भले ही वो सामग्री वर्ड की हो, पावर पॉइंट की हो, पीडीएफ की हो, ऑनलाइन टेक्स्ट हो, पूरी की पूरी वेबसाइट हो, आप सबका अनुवाद कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, मैं अंग्रेजी वाली ही मेरा जो टेक्स्ट था उसी का इस्तेमाल करते हुए हम चलते हैं कि हम कैसे जांचेंगे ऑनलाइन माध्यमों की प्रामाणिकता। सबसे पहला सवाल है लिंक चेक। वेबसाइट के 3 विविध पहलू मैंने यहां पर दिए हैं कि जिस वेबसाइट से आप सामग्री लेते हैं वो कितनी प्रामाणिक है, कितनी महत्वपूर्ण, संदर्भ के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उसका अनुमान लगाने के लिए आपको ये 3 उदाहरण मैंने दिए हैं यहाँ पर। पहला है लिंक चेक। अब ये क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो कोई भी वेबसाइट जो आप खोलते हैं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं आपको ले चलता हूं किसी एक वेबसाइट पर, यहां पर मैंने राजभाषा.net खोला हुआ है, काव्यालय खोला हुआ है, अनुभूति खोली हुई है, ये 3 वेबसाइटें खुली हुई है, और ऐसी कुछ और भी वेबसाइटें हो सकती है, मान लीजिए किसी का ब्लॉग भी हो सकता है या कोई भी अन्य ठिकाना हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप शोध के लिए शोध.net का इस्तेमाल कर रहे हो या academia.edu का इस्तेमाल कर रहे हो। अब कैसे पता चले कि ये वेबसाइट इस काबिल है, क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं या कर सकती हूं या नहीं। तो इसका एक आसान तरीका, जो पहला तरीका है वो लिंक चेक करना, यानी आपकी ये जो वेबसाइट है इसका जिक्र दुनिया में कितनी वेबसाइटों पर किया गया है। जैसे academia.edu का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दुनिया में कितनी ऐसी वेबसाइटें हैं जहां पर इस वेबसाइट का जिक्र हुआ है। जितनी ज्यादा स्थानों पर इसका जिक्र हुआ होगा उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि ये कोई बड़ी वेबसाइट है, महत्वपूर्ण वेबसाइट है, तभी तो दुनिया में इतनी वेबसाइटों में इसका जिक्र किया गया है ना।
इसका लिंक दिया गया होगा जहां पर क्लिक करके लोग यहाँ आते होंगे, तो वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी माध्यम है इस वेबसाइट की प्रामाणिकता को जांचने का। अब आप ये ना सोचे कि बड़ी जटिल चीज मैं बताने जा रहा हूं, बहुत सरल तरीका बताने जा रहा हूं कि कैसे जांचेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप गूगल में चले जाएंगे या बिंग में चले जाएंगे और यहां पर आप लिखेंगे लिंक। आपने लिखा लिंक, LINK, और आपने कॉलन लगा दिया, लिंक कॉलन, और उस वेबसाइट का नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा academia.edu, इसको आप नोट कर लीजिए, लिंक कॉलन, बिना कोई स्पेस लगाए, लिंक कॉलन academia.edu, और आप एंटर दबाइए तो देखिए क्या परिणाम आता है। अब ये जो परिणाम आया, इसमें ये परिणाम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये अंक, ये जो यहां पर दिया हुआ है। यहां क्या लिखा है, 13 करोड़ से ज्यादा यहां पर इसके 13 करोड़ नहीं, मेरे ख्याल से 13 करोड़ 40 लाख इसके परिणाम आए हैं। 13 करोड़ 40 लाख, यानी दुनिया में इंटरनेट पर 13 करोड़ 40 लाख ऐसे वेब पेजेस हैं जहां पर academia.edu का जिक्र आया है। ये हमें कैसे पता चला, इस लिंक से, लिंक कॉलन academia.edu। तो ये नंबर जितना बड़ा होगा, आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो वेबसाइट उतनी ही ज्यादा प्रामाणिक है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। अब जैसे इसमें 13 करोड़ आया, मैं एक दूसरी कोई भी वेबसाइट ले लेता हूं और उस पर हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, वही लिंक लिखा और यहां पर मैंने दूसरी वेबसाइट का नाम लिख देता हूं, जैसे kavyalaya.org लिख दिया मैंने। इस वेबसाइट का लिंक कितना है, तो यहां पर देखिए अबाउट 2590। तो अब आप तुलना कर सकते हैं ना, वहां इतने करोड़ थे, यहां पर 2590 है, तो क्या ये भरोसेमंद वेबसाइट है या नहीं? जी हाँ, ये भी भरोसेमंद है, क्योंकि 2590 लोगों ने भी अगर जिक्र किया है कि काव्यालय की सामग्री अच्छी है या उन्होंने लिंक दिया है, तो इसका मतलब ये अनावश्यक नहीं है ना, इतने लोगों ने उसका जिक्र किया है, तो ये भी महत्वपूर्ण वेबसाइट है। तो ऐसी कोई भी वेबसाइट जिसपे आपको 1000 से अधिक लिंक मिलते हैं, उसको आप प्रामाणिक मान सकते हैं, पहली बात। एक और उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, मान लीजिए मैं एक और वेबसाइट का लिंक खोल लेता हूं, लिंक कॉलन, और यहां पर मैंने लिख दिया, मान लीजिए अनुभूति लिख दिया मैंने, अनुभूतिहिंदी.org, और यहां पर देखिए 5,63,000 लिंक्स आ रहे हैं इसके। तो आप समझ सकते हैं कि अनुभूति जो है वो काव्यालय से ज्यादा प्रामाणिक है, लेकिन एकेडमिया से कम प्रामाणिक है। अब आपको अनुमान लग रहा होगा ना, तकनीकी टूल किस तरह से आपके काम आते हैं किसी को डिसाइड करने में, किसी इंटरनेट वेबसाइट की प्रामाणिकता और उसके महत्व को रेखांकित करने के लिए आप इस लिंक का कैसे प्रयोग करेंगे। तो इसको आप याद कर लीजिए, लिंक लिखना है, कॉलन लिखना है और वेबसाइट का नाम और परिणाम देख लीजिए। अगर इसमें 1000 से कम आते हैं तो फिर आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी सामग्री हो सकता है कि प्रामाणिक ना हो, पहली बात। फिर से हम चलते हैं अपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट में, क्षमा करें, अपने प्रेजेंटेशन में। दूसरा जो आप करेंगे वो है HTTPS। पहला हो गया लिंक चेक, जिसके जरिए आपको पता चलेगा, दूसरा है HTTPS। अब HTTPS क्या है? तकनीकी भाषा में इसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, और ये कुछ वेबसाइटों पर होती है, और वो वेबसाइटें आप ये मान सकते हैं कि वो अच्छी वेबसाइटें होंगी। अब कैसे पता चलेगा आपको? जब आप उस वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो यहां पर देखिए ताले का निशान आ रहा है, लॉक। ये लॉक ये बता रहा है कि ये वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट है, और सिक्योर होने का मतलब ये जो संस्थान है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसे अपने संस्थान की वेबसाइट को सिक्योर करना पड़ा। उसने खास एनक्रिप्शन मैकेनिज्म का यूज किया है, जिसकी वजह से ये ताला आ रहा है, यानी ये एनक्रिप्टेड वेबसाइट है। तो ये कोई बड़ा संस्थान होगा तभी वो ऐसा कर रहा है, इसमें ऐसी सामग्री होगी तभी वो ऐसा कर रहा है। तो ये दूसरी चीज हुई, ताले का निशान। अब आप अगर इसको कॉपी करते हैं, इस लिंक को देखिए, यहाँ पे मैंने कॉपी किया और इसको वर्ड में पेस्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने ये वर्ड में कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया, और जो मैंने उसका URL कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट किया, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, HTTPS। देख रहे हैं आप, HTTPS, S का मतलब सिक्योर वेबसाइट, सुरक्षित वेबसाइट। तो ये दूसरा पैमाना आप मान सकते हैं तकनीकी दृष्टि से कि यदि कोई वेबसाइट HTTPS की श्रेणी में है
तो वो प्रामाणिक होनी चाहिए, क्योंकि उसके बनाने वाले उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, उसकी सामग्री को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब तीसरा, एडवर्टाइजमेंट क्राउडिंग। कोई वेबसाइट ऐसी हो सकती है जिस पर बहुत सारे विज्ञापन भरे पड़े हों, जहां से आप अपनी सामग्री लेते हैं। तो अगर एडवर्टाइजमेंट क्राउडिंग है, इक्का दुक्का वेबसाइट पे अगर इक्का दुक्का विज्ञापन है तो ठीक है, लेकिन अगर भरे पड़े हैं तो इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति इसको बना रहा है वो अपनी सामग्री का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्यों से कर रहा है, और व्यावसायिक उद्देश्यों से कर रहा है तो उसके लिए फिर उसकी एकेडमिक गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है ये आवश्यक नहीं है। वो ऐसे तरीके आजमा रहा होगा जिनके जरिए वो ज्यादा विज्ञापन ला सके, ज्यादा गूगल एडसेंस को आकर्षित कर सके, ज्यादा लोगों को अपने यहाँ पर लाकर क्लिक करने के लिए प्रेरित कर सके। यानी कि उसका जो उद्देश्य होगा व्यावसायिक होगा, और वो अक्सर कोई छोटा व्यक्ति होगा या छोटा संस्थान होगा, क्योंकि बड़े संस्थान खासतौर पर एकेडमिक दुनिया में अपनी वेबसाइट पर इस तरह से विज्ञापनों की भरमार नहीं करना चाहेंगे। तो ये तीसरी चीज है, अगर बहुत सारे विज्ञापन है वहां पर तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। एक लिमिट तक ठीक है, एक आध विज्ञापन, 2-3 विज्ञापन है तो ठीक है, लेकिन 25-30 विज्ञापन भरे पड़े हैं, 10-12 विज्ञापन है और तरह तरह के पॉपअप खुल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है उसके लिए एकेडमिक कंटेंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अपना डिस्कोर्स इतना महत्वपूर्ण नहीं है, रिसर्च उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए कॉमर्स ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने वेबसाइट बनाई है। जरूरी नहीं है कि इसमें बहुत अच्छी सामग्री हो। तो ये वेबसाइट से जुड़ी 3 बातें आप नोट कीजिएगा। उसके बाद आते हैं ऑथर। जिस लेखक की सामग्री आप लेना चाहते हैं उसका जो ऑथर है, उसका जो लेखक है, उसके बारे में भी कुछ बातें हमें देखनी होंगी। पहली बात, आप जिस लेख को ले रहे हैं या जिस लेख से सामग्री ले रहे हैं, क्या उसमें लेखक का नाम लिखा है या नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं। वो लेख बिना किसी लेखक के नाम के जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि ये कहीं से उठाया हुआ हो सकता है, ये प्लेजरिज्म हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि अन्यथा कोई व्यक्ति यदि रिसर्च करेगा तो वो अपना नाम देना जरूर चाहेगा, अपने संपर्क सूत्र भी देना चाहेगा। तो पहली बात, उसके बारे में सूचना उपलब्ध है या नहीं उस पेज पर। दूसरा, यदि उपलब्ध है तो उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी क्या है, जिस ऑथर ने वो लेख लिखा है या वो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, रिसर्च डॉक्यूमेंट, उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। आप इसको भी आप जाके सर्च करेंगे थोड़ा इंटरनेट पर तो आपको पता चल जाएगा उस आदमी के नाम से कि कितने परिणाम आ रहे हैं, कितने लोग उसका जिक्र करते हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा तो शायद वो एक गुमनाम व्यक्ति हो सकता है वो उतना महत्वपूर्ण ना हो। हालांकि ऐसे लोगों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एकांत साधक होते हैं, जो ज्यादा सोशल मीडिया में नहीं आते। लेकिन ये मानकर चलिए कि यदि किसी का ज्यादा जिक्र हो रहा है इंटरनेट पर, जिसके नाम के परिणाम ज्यादा आ रहे हैं, तो वो क्रेडिबल सोर्स होना चाहिए। जिसका जिक्र मान लीजिए लोग रेफरेंस के तौर पर करते हैं तो वो क्रेडिबल सोर्स होना चाहिए। तो ये आपको देखना होगा कितना क्रेडिबल वो व्यक्ति है। तीसरा, एक्सपर्टीज। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र का है लेकिन जो चीज वो लिख रहा है वो किसी दूसरे क्षेत्र के बारे में। उदाहरण के तौर पर मुझे तकनीक के बारे में जाना जाता है, मुझे हिंदी के बारे में जाना जाता है, लेकिन यदि मैं आकर के मैं लेख लिख रहा हूं, मान लीजिए किसी अन्य संदर्भ में, जैसे इतिहास पर मैंने कोई लेख लिखा है, तो वो मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं। मेरे क्षेत्र के लिए मेरा महत्व हो सकता है, लेकिन उस क्षेत्र में मेरा कोई महत्व नहीं है। वो मेरे निजी विचार हो सकते हैं वो, लेकिन उतनी गहरा शोध मैंने किया होगा, इतना गहरा रिसर्च किया होगा, इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती। तो एक्सपर्टीज उस आदमी का कितना है ये आपको देखना होगा। उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो इस क्षेत्र से आता है या नहीं है, उसने इस क्षेत्र में मेहनत की है या नहीं है, ये जरूरी है। उसके बाद चौथा देखिए, लिंकेज विद एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। क्या वो व्यक्ति एमजीआई से जुड़ा हुआ है, क्या वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, क्या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, क्या वो एमआईटी से जुड़ा हुआ है। किसी बड़े शैक्षणिक संस्थान से यदि व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति शोध प्रक्रियाओं से भी परिचित है, उसको उस विषय की गंभीरता का भी एहसास है, उसकी गहराई का भी एहसास है, और वो व्यक्ति एक तरह से प्रमाणित व्यक्ति है, इसलिए वो एक बेहतर रिसर्च पेपर लिखेगा या बेहतर लेख लिखेगा, बेहतर सामग्री लिखेगा। तो ये लिंकेज विद एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन यदि है तो ये उसको, उस लेख के लेखक को एक प्रामाणिकता देता है। अब ये एकेडमिक के अलावा भी लोग हो सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ हो, कोई व्यक्ति विश्व हिंदी सचिवालय से जुड़ा हुआ है, तो भी वो व्यक्ति एक क्रेडिबल व्यक्ति है। तो
वो व्यक्ति, उसका पृष्ठभूमि क्या है, जिस संस्थान से वो जुड़ा हुआ है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमें देखना होगा। उसके परिचय में क्या आता है कि ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, कोलंबिया विश्वविद्यालय से जुड़ा है या फला संस्थान के हिंदी विभाग का अध्यक्ष है या कोई ऐसा व्यक्ति है। तो ये लिंकेज एकेडमिक भी हो सकता है, ये सामाजिक संस्थान भी हो सकता है, सरकारी संस्थान भी हो सकता है, ये कोई अकादमी भी हो सकती है। साहित्य अकादमी से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि साहित्य पर लिखेगा तो वो अच्छा लिखेगा, वो प्रामाणिक लिखेगा। तो ये लिंकेज भी आपको देखना है। उसके बाद हम आते हैं रिकॉग्निशन फ्रॉम गवर्नमेंट और एकेडमिया। क्या वो व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई रिकॉग्निशन मिली है, उसको कोई बड़ा पुरस्कार मिला हो, उसको कहीं पर कोई बड़ा सर्टिफिकेट मिला हो, उसको कोई प्रमाण पत्र किसी विश्वविद्यालय ने दिया हो या एकेडमिया ने कहीं पर उसको सम्मानित किया हो, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी डिग्री क्या है, पढ़ाई के क्षेत्र में उसने क्या किया है, क्या वो एक डॉक्टर है, एक मतलब पीएचडी होल्डर है या नहीं है, पोस्ट डॉक्टोरल उसने रिसर्च किया है क्या, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका बैकग्राउंड में वो भी आएगा कि जितना गहरा या जितनी ज्यादा उसको रिकॉग्निशन मिली होगी, मान्यता मिली होगी ऐसे मंचों से, उतना ही वो भरोसेमंद व्यक्ति हो सकता है। भरोसेमंद के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जवाबदेह भी होते हैं, उत्तरदायी भी होते हैं। आप यदि उनकी कोई सूचना गलत है तो ऐसे व्यक्ति उसके लिए जवाबदेह होंगे। आप उनसे संपर्क करेंगे कि ये सूचना आपके यहाँ पर लगता है कि ये प्रामाणिक नहीं है, तो वो व्यक्ति जवाबदेह होंगे, क्योंकि ये एक रिकॉग्निशन वाले व्यक्ति हैं, एक कद वाले व्यक्ति हैं, एक स्तर वाले व्यक्ति हैं और अपने काम की गंभीरता को समझते हैं और वो काम कैसे छात्रों तक पहुंचता है और अगली पीढ़ियों तक पहुंचता है उसकी महत्व का उनको एहसास है। तो ये ऑथर के बारे में कुछ चीजें आपको देखनी चाहिए किसी भी शोध की प्रामाणिकता को जांचने के लिए। उसके बाद आते हैं कंटेंट पर, जो सामग्री आप ले रहे हैं वो कैसी है। पहली बात है कि वो अपडेटेड है या नहीं। मान लीजिए आपने किसी बहुत अच्छे संस्थान पे आप चले गए, वहां से आपको बहुत अच्छा लेख भी मिला, लेकिन वो लेख सन 2003 का है, कोई लेख 1997 का है, तो उसमें दिए गए डेटा आदि आपके शोध के लिए रिलेवेंट नहीं होंगे, प्रासंगिक नहीं होंगे। क्या आप जो भी लेख इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रखता है या नहीं, अपडेटेड इंफॉर्मेशन रखता है या नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो कैसे जांचेंगे इसको? इसके लिए आप फिर से सर्च इंजन पे आ जाइए। मान लीजिए मैं गूगल पर ही आ जाता हूँ, मैं बिंग पर भी ऐसा ही कर सकता हूँ, और यहाँ पर आपने किसी भी विषय पर आपको सर्च करना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प्रेमचंद, मेरा एक शोध प्रेमचंद के बारे में है, तो मैंने प्रेमचंद लिखा और क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर बहुत सारे परिणाम आ गए। लेकिन अब इन परिणामों में मुझे पता नहीं है कि ये कितने अपडेटेड हैं या नहीं है, आज के समय के साथ में इनका कितना ताल्लुक है मैं नहीं जानता। जैसे यहाँ पर देखिए 6 सितंबर 2013 का है ये, तो ये मेरे लिए शायद उतना ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, क्योंकि नई चीजें या नया शोध जो हुआ है वो इसमें नहीं होगा। तो मैं कैसे पता करूं? तो आप क्या करेंगे, फिर से तकनीक का सहारा लेंगे। गूगल पर आप जाएंगे या बिंग पर जाएंगे और यहाँ टूल्स पर क्लिक करेंगे। टूल्स देखिए कैसे जाएंगे, फिर से बताता हूं। आपने यहाँ गूगल खोला और यहाँ पर मान लीजिए मैंने प्रेमचंद लिख दिया, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद जब ये परिणाम आए तो यहाँ पर ये कुछ नए लिंक आ गए मेरे सामने। ये लिंक, इन लिंक्स में से एक लिंक है टूल्स, इस पर क्लिक कीजिए। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो दो नए लिंक आ गए, यहाँ पर दो नए बटन आ गए हैं, एनी टाइम और ऑल रिजल्ट्स। तो यहाँ पर मैंने एनी टाइम पर क्लिक किया तो देखिए बहुत सारे विकल्प और आ गए, और ये मुझे ये अवसर दे रहे हैं, ये सुविधा दे रहे हैं कि मैं ये चुन सकता हूं कि जितने भी परिणाम दिखाए जाए वो या तो पिछले 1 घंटे के हों, पिछले 24 घंटे के हों, पिछले 1 सप्ताह के हों, 1 महीने के हों, 1 साल के हों, आदि आदि। तो मान लीजिए मैं चूंकि मैं चाहता हूं कि अपडेटेड इंफॉर्मेशन ही मैं इस्तेमाल करूंगा, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया पास्ट ईयर, मतलब पिछले 1 साल में प्रेमचंद पर जितने लेख लिखे गए हैं या जितना शोध आया है मुझे सिर्फ वही चाहिए, उससे पुराना मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पास्ट ईयर पर क्लिक कर दिया और इसको करने के बाद ये बदल गए। देखिए अब सिर्फ वो लेख आ गए हैं जो 2021 में, जैसे ये प्रेमचंद पुण्यतिथि विशेष, ये 2021 में लिखा गया है, यहाँ पर भी 2021 का है, 2021, 21, 21, ये बिल्कुल सिर्फ वही परिणाम आएंगे जो ताजा हैं, जो अपडेटेड हैं, जो नए परिणाम हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी मनचाही तारीख भी सेट कर सकते हैं। कस्टम रेंज पर जाएंगे तो यहाँ पर आप तारीख दे सकते हैं कि मुझे 2 साल का चाहिए, 3 साल का चाहिए, या फला तारीख से लेके फला तारीख तक के ही रिजल्ट दिखाओ। तो गूगल आपको सिर्फ उतने ही रिजल्ट दिखाएगा। तो ये अपडेटेड रिजल्ट्स होंगे, नए रिजल्ट्स होंगे, नया काम होगा जो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं।
फिर से चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन पर। तो देखा आपने, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, नई और ताजा और अद्यतन की गई सूचनाएं मुझे चाहिए, तो मैं इसके लिए भी तकनीक का प्रयोग कर सकता हूं। उसके बाद आते हैं स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स। जिस कंटेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अनुमान लग जाना चाहिए कि यदि उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, उसमें वर्तनी की त्रुटियां हैं या ग्रामर या व्याकरण की त्रुटियां हैं, तो शायद जिस व्यक्ति ने लिखा है उसने शायद उतना ध्यान न दिया हो, या फिर उसके पास उतने साधन नहीं है कि सारी चीजों को वो जांच सके और एक स्तरीय लेख प्रस्तुत कर सके, एक स्तरीय आलेख इंटरनेट पर डाल सके। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं होगा, क्योंकि शोध करना उस प्रक्रिया में त्रुटियां हो सकती है, लेकिन जब आप पब्लिक डोमेन में किसी चीज को डाल रहे हैं, आप सबके प्रयोग के लिए इंटरनेट पर डाल रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो पूरी तरह से एक शैक्षणिक दृष्टि से सक्षम व्यक्ति होगा और जो क्वालिफाइड व्यक्ति होगा, वो गलत भाषा वाली सूचनाओं को पब्लिक डोमेन में अपने नाम के साथ नहीं डालेगा। तो यदि उसमें स्पेलिंग की एरर्स हैं, बचकानी किस्म की मान लीजिए भाषा की दिक्कतें हैं, भाषा उतनी अच्छी नहीं है, लैंग्वेज की मैच्योरिटी, ये तीसरा बिंदु है यहाँ पर, भाषा जो है परिपक्व नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति उतना शायद उस स्तर का नहीं है जिस स्तर की अपेक्षा आप कर रहे हैं। हो सकता है वो कोई छात्र हो जिसने वो लेख लिखा हो, या थोड़ा बहुत छोटा मोटा शोध करके उसने डाला हो। हालांकि छात्र भी बहुत अच्छा शोध कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें ये बचकानी भाषा है, भाषा की त्रुटियां हैं मान लीजिए ज्यादा, और लैंग्वेज मैच्योर नहीं है, तो शायद आपके लिए उतना ज्यादा वो गहरा कार्य नहीं हो जिससे आप लाभान्वित हो सकते हो। तो भाषा की मैच्योरिटी, भाषा की परिपक्वता पर भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद ब्रोकन लिंक्स, जो कंटेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसमें रेफरेंसेस दिए हुए हैं या नहीं। कोई व्यक्ति स्वीपिंग कमेंट्स तो नहीं डाल रहा है, बिल्कुल ऐसे लंबे चौड़े कमेंट्स किसी ने डाले हैं कि मैंने, आजकल ये भी बहुत फैशन चल रहा है कि लोग अपने नाम से बहुत सारे कोट्स बना देते हैं कि मैंने ये कहा है कि भाई ये फला कोट मैंने बनाया है, या गॉसिप के तौर पर बहुत सारे कोट्स डाल दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कितनी चीजें हैं इंटरनेट पर जो गालिब के नाम से चल रही है, जो प्रेमचंद के नाम से टिप्पणियां आती है। मैंने ऐसी कविताएं सोशल मीडिया पर साझा होती हुई देखी है जिसके नीचे प्रेमचंद लिखा हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि प्रेमचंद ने कब और कितनी कविताएं, इतनी सारी कविताएं कब लिख दी होंगी, इक्का दुक्का लिखी होंगी तो समझ में आता है, लेकिन उनके नाम से कविताएं आ रही हैं, ऐसे ऐसे लोगों के नाम से सामग्री आ रही है जो उन्होंने कभी लिखी ही नहीं। तो क्या पहली बात तो ये कि जो सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें रेफरेंसेज हैं या नहीं। सिर्फ एक किसी व्यक्ति ने अपना खुद का, उसके अपने खुद के विचार अगर लिख दिए हैं तो वो मायना नहीं रखता। उसने अगर लोगों को कोट भी किया है तो भी तब तक मायना नहीं रखता जब तक कि उसने बाकायदा वहां पर रेफरेंसेज ना दिए हों कि आप इस लिंक को चेक कर सकते हैं, आप यहाँ क्लिक कीजिए और वहां चले जाइए। जैसे आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो क्या होगा, विकिपीडिया के किसी भी पृष्ठ पर आप जाएं, मान लीजिए मैं विकिपीडिया खोल कर दिखा देता हूं आपको। विकिपीडिया का हिंदी का कोई भी पेज मैं ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने हिंदी विकिपीडिया ले लिया और यहाँ पर कोई भी पेज लिया, तो यहाँ पर रेफरेंसेस डाले गए हैं। आप जहां भी देखेंगे किसी पर भी आपको बहुत सारी, जैसे बाहरी कड़ियां यहाँ दी हुई है, यानी बाहर के रेफरेंसेज ये सारे दिए हुए हैं, देखिए बहुत सारे। अगर रेफरेंसेज हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भी ये माध्यम है, इसने अपनी चीजों को प्रमाणित करने के लिए और प्रामाणिक बनाने के लिए मेहनत की है। और आप चाहें तो उन तथ्यों का सत्यापन कर सकते हैं, आप उनको जांच सकते हैं, तब वो महत्वपूर्ण हो जाता है, वो सोर्स महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ब्रोकन लिंक्स अगर हैं, पहली बात तो लिंक्स है या नहीं है, अगर है ही नहीं तो फिर आपके लिए शायद वो उतना महत्वपूर्ण सोर्स नहीं है। और अगर लिंक दिए हुए और वो ब्रोकन है, आप क्लिक करते हैं और वो कहीं नहीं जाते, या फिर वो एरर पेज खुल जाता है, तो भी वो शायद उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत नहीं की है कि वो अपनी बात को इतना अहमियत देना चाहता हो, इतने प्रामाणिक बनाना चाहता हो। तो कंटेंट में यदि लिंक्स नहीं है, रेफरेंसेस नहीं है और ब्रोकन लिंक्स है, तो वो भी शायद आपके लिए अच्छा कंटेंट नहीं होगा, स्तरीय कंटेंट नहीं होगा। उसके बाद सोर्सेज मेंशन्ड और नॉट, कहीं से कोई सामग्री ली गई है तो उसका बाकायदा वहां पर जिक्र किया जाना चाहिए कि ये फला जगह से मैंने लिया है, तो ये मेंशन्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो आप फिर उसको इग्नोर कर सकते हैं, उस भाग को कम से कम, क्योंकि आप श्योर नहीं है कि ये सही है या नहीं है, ये टिप्पणी वास्तव में की गई है या नहीं है। तो सोर्सेज मेंशन्ड होने चाहिए, जहां भी हैं रिसोर्सेज भी और सोर्सेज भी मेंशन्ड होने चाहिए।
अब आते हैं ऑब्जेक्टिविटी। जिस लेख को और जिस लेखक की सामग्री को आप ले रहे हैं, कहीं वो बायस्ड तो नहीं है, ये आपको तय करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक खास विचारधारा का पालन करता हो, कोई वामपंथी हो, और मान लीजिए वामपंथी व्यक्ति अगर किसी धर्म पर लिख रहा है, वो धर्म में विश्वास नहीं रखता, तो वो हम उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक तरफ की बात तो हो सकता है अच्छी कहेगा, वो उस धर्म की आलोचना वो अच्छी कर सकता है और उसका भी अपना महत्व है, लेकिन वो दूसरा पक्ष नहीं लाएगा। बहुत संभव है कि दूसरे पक्ष को वो जानता ना हो, या दूसरे पक्ष को सामने लाने के लिए वो उतनी मेहनत ना कर रहा हो, क्योंकि वो बायस्ड है, उसकी पहले से एक विचारधारा है। कोई व्यक्ति प्रेमचंद का आलोचक है मान लीजिए, तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि प्रेमचंद के सकारात्मक पक्षों पर भी वो व्यक्ति आपको सही सूचनाएं देगा या नहीं देगा। तो वो व्यक्ति न्यूट्रल है, तटस्थ है या नहीं, कहीं बायस्ड तो नहीं है, ये आपको देखना होगा। और कैसे पता चलेगा? एक तो उसकी पृष्ठभूमि से आपको पता चल जाता है कि क्या उसकी कोई विचारधारा है क्या, ये तो आप जांच सकते हैं। कई बार अनुमान लग जाता है, कई लोग घोषित भी करते हैं कि मैं फला चीज में विश्वास रखता हूं, और कई बार आप थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो भी आपको पता चल जाता है। तो बायस्ड नहीं होना चाहिए व्यक्ति, जिस शोध का आप प्रयोग कर रहे हैं वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन है, जहां से आप ले रहे हैं वो सूचना है, तथ्य है या ओपिनियन है। कहीं व्यक्ति अपनी खुद की राय मात्र तो दे रहा है, तो फिर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। राय मात्र एक व्यक्ति की आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, 10-12 लोगों ने अलग अलग स्थानों पर अपनी राय दी हो, तो सबको आप इकट्ठा करके उनको कोलेक्ट करके आपके लिए अच्छी सामग्री बन सकती है शोध के लिए। लेकिन एक व्यक्ति को अगर आपने देखा और उसकी अपनी राय है, उसने एक लेख लिख दिया खुद की राय के आधार पर, तो वो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए महत्वपूर्ण तब होगा जब आप विविध पक्षों को सामने लाएं, तो ओपिनियन आपके लिए मायना नहीं रखती। और प्रोपेगेंडा, कई बार इंटरनेट पर ऐसी सामग्री की भरमार है जो तथ्यों से परे है, और आपको पता चल जाता है कि ये प्रोपेगेंडा है। लिखने के स्टाइल से, शैली से ही पता चल जाता है खास चीज की प्रशंसा की जा रही है, यहाँ पर अतिशय प्रशंसा की जा रही है, तो आप समझ जाते हैं एक आध पैराग्राफ पढ़ने के बाद कि नहीं ये तो उचित नहीं है, इसमें कहीं लग नहीं रहा मुझे कि ये एक स्तरीय सामग्री है। आपने कई बार देखा होगा विकिपीडिया पर आप जाते हैं तो वहां लिखा रहता है कि ये जो लेख है इसकी प्रामाणिकता पर हमें संदेह है, और ये हमें आत्म प्रचार लग रहा है, प्रोपेगेंडा लग रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा भी आपको भांपना आना चाहिए कि यदि प्रोपेगेंडा की सामग्री तक आप पहुंच गए तो वो फिर आपके लिए अर्थहीन है। तो ये 4 जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, मुझे लगता है कि इनका हम ध्यान रख लें तो हम प्रामाणिकता को भांप सकते हैं, जांच सकते हैं। और उसके बाद ये तो हुए ऑनलाइन, उसके बाद आपके अपने जो ऑफलाइन माध्यम है वो भी महत्वपूर्ण है। आपके जो प्रोफेसर हैं उनकी राय आपके लिए मायना रखती है, आपके अपने साथियों की राय आपके लिए मायना रखती है, आपके अध्यापकों की राय मायना रखती है, उससे पहले जिन लोगों ने काम किया है उनकी राय मायना रखती है। तो ये ऑफलाइन माध्यमों का महत्व भी हमें कम करके नहीं आंकना है। किताब लाइब्रेरी में अगर आप जाते हैं, वहां पर अगर कोई सामग्री किसी के बारे में टिप्पणियां आपको मिलती है पत्र पत्रिकाओं में, तो वो भी मायना रखती है। तो ऑफलाइन माध्यमों को इग्नोर नहीं करना है, उनको अनदेखा नहीं करना है। ऑनलाइन माध्यमों का लाभ उठाइए, लेकिन ऑफलाइन माध्यमों का भी उठाइए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं शोध का काम, वो ज्यादा बड़ा काम है। हालांकि आज बहुत सारे लोग सिर्फ ऑनलाइन माध्यमों से ही सामग्री उठा करके और पीएचडी और सामान्य जो उनकी थीसिस आदि होती है वो बना लेते हैं, लेकिन फिर आप एक ऐसा काम नहीं कर पाते जो समाज को लाभान्वित कर सके, जो समाज को कुछ दे सके। तो अपने काम की अहमियत को जरूर हमें समझना है कि जो समय आप लगा रहे हैं वो अपने लिए नहीं, आप समाज के लिए लगा रहे हैं, आप दूसरे लोगों के लिए लगा रहे हैं, आप कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जो जिसका इस्तेमाल करते हुए दूसरे लोग अपनी सामग्रियां बाद में बनाएंगे। तो इसकी अहमियत को जानना जरूरी है, पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यमों पर निर्भर नहीं रहना है। अब एक बड़ी चीज जो आती है इंटरनेट का प्रयोग करते हुए, वो है प्लेजरिज्म, यानी कि नकल या साहित्यिक चोरी। ऑनलाइन माध्यमों पर यह आम है कि आपने कहीं से भी कुछ देखा किसी व्यक्ति ने और अपनी थीसिस में कॉपी किया और उसमें इस्तेमाल कर लिया। तो कैसे जांचें कि, पहली बात तो ये कैसे जांचें कि जहां से आप सामग्री ले रहे हैं वो किसी जगह से चुराई हुई नहीं है, और दूसरी बात ये कैसे सुनिश्चित करें कि आपका जो शोध है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, इस तरह की किसी के मन में ये भावना ना आ जाए कि आपके शोध में कोई ऐसी चीज ली गई है जो कहीं पर पहले आ चुकी है।
तो अपने आप को भी कैसे सुरक्षित करें, कैसे अपने साहित्य को आप एक स्तर तक लेकर के जाएं, उसको पूरी तरह से आप प्रश्नों से परे बनाएं। ये करने के लिए भी आपको प्लेजरिज्म की जांच करनी पड़ेगी, साहित्यिक चोरी की जांच करनी पड़ेगी। अब कैसे जांच करें? तो आपने देखा होगा अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा साधन है, एक वेबसाइट भी है और सॉफ्टवेयर भी है जिसका नाम है टर्न इट इन, जो अंग्रेजी में साहित्यिक जो होता है प्लेजरिज्म होता है, सामग्री को कहां से लिया गया है या चुरा लिया गया है या थीसिस में प्रयोग कर लिया गया, तो वो बता देता है कि इस थीसिस में 30% सामग्री जो है वो इधर उधर से उठा ली गई है। और आजकल मित्रों विश्वविद्यालयों में टर्निट इनका बहुत प्रयोग हो रहा है। इसलिए अगर हम में से कुछ साथी, जैसे मान लीजिए हम आंख मूंद कर कोई सामग्री, एक सेंटेंस भी अगर हमने इस्तेमाल किया, तो हमें ध्यान रखना है कि उसको गलत दृष्टि से देखा जा सकता है। तो क्या करें? पहली बात तो जिस सोर्स पे आप जाते हैं वहां पर जांचिए कि उसकी सामग्री कैसी है। तो कैसे जांचेंगे? अब हिंदी में भी ऐसी चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे साधन उपलब्ध हैं जिनके जरिए हिंदी की सामग्री में भी प्लेजरिज्म की आप जांच कर सकते हैं। जैसे कॉपी स्केप, ये जो पहला दिया हुआ है कॉपी स्केप, इस वेबसाइट पर आप जाएं और यहाँ पर जांचें। कैसे जांचें मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं जाता हूँ यहीं पर और मैंने मेरी वेबसाइट खोल लेता हूँ एक बार, वहां से मैं एक पैराग्राफ लूंगा और उसको जांच कर हम देखेंगे कि यह कहीं पर आया है क्या। तो 1 मिनट, मेरी वेबसाइट लगता है डाउन है क्या? नहीं खुल गई है। 1 मिनट, मैं एक मेरा लेख लेता हूं और उसके बाद मैं कॉपी स्केप पे जाता हूं। copyscape.com पर मैं गया, ये खुल रहा है। इस बीच में मेरी वेबसाइट पे चला जाता हूं और मान लीजिए इसमें मेरे कुछ लेख दिए हुए हैं, मैं उनमें से कोई भी एक लेख ले लेता हूं। जितने भी लेख हैं, जैसे ब्लॉगिंग जो विधा बन सकती थी किंतु माध्यम ही बन पाई, एक मेरा लेख है। ये लेख मैंने लिया और मैंने देखा कि ये लेख कहीं पर दूसरी जगह तो नहीं जा रहा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ये कह दे कि ये लेख मैंने कहीं से उठा लिया है ना। तो दोनों ही तरीके से मुझे जांचना है कि मेरा लेख प्रामाणिक है या नहीं है, और कोई व्यक्ति कल को ये ना कह दे कि मैंने कहीं से ये उठाया था, तो मेरी अपनी प्रामाणिकता, मेरी अपनी साख खतरे में पड़ जाएगी। तो क्या करूंगा मैं? अगर इंटरनेट का कोई लेख है तो इसका URL कॉपी कर लूंगा। ये कॉपी किया मैंने और कॉपी स्केप पे जाता हूं और यहां पर जाकर के मैंने उसी URL को पेस्ट कर दिया जो मैं वहां से लाया था और गो बटन दबा दिया। कॉपी स्केप पे मैं जांचूंगा कि कहीं मैंने कोई गलत कंटेंट तो नहीं लिया कहीं से, क्या मेरा कंटेंट कहीं से उठा तो नहीं लिया गया था। तो दोनों बातें कि मैंने तो गलती नहीं की और किसी ने मेरा तो नहीं ले लिया, मेरा लेख तो नहीं उठा लिया। तो देखिए एक परिणाम आ गया यहाँ पर। मेरा लेख क्या था? ब्लॉगिंग जो विधा बन सकती थी किंतु माध्यम ही बन पाई, ठीक है। और इसका जब मैंने चेक किया तो ये आ गया कि भाई इस तरह का एक लेख जा रहा है जिसमें बहुत सारी सामग्री वो है जो आपने इस्तेमाल की है। तो या तो आपने उठाया है या फिर किसी ने आपका ले लिया है लेख। तो कौन सा लेख है वो? साहित्य की अलग विधा क्यों नहीं बन सकी, ब्लॉगिंग इस नाम से कहीं पर जा रहा है इंटरनेट पर। इसने पहचान के मुझे दे दिया। मैंने यहाँ क्लिक किया कि चलो देखते हैं कि वो कहां पर है। तो जब क्लिक किया तो ये मुझे ले गया वेब दुनिया पोर्टल पर ले गया और वेब दुनिया पर ये लेख जा रहा है साहित्य की अलग विधा क्यों नहीं बन सकी। और ये तो पूरा का पूरा ही बता रहा है। इसने इसको लाल कर दिया कि ये सारे जितना भी लाल अंडरलाइन में जो कुछ टेक्स्ट आ रहा है ये चुरा लिया गया है या कहीं से ये उठाया गया है। तो मैं चिंता में पड़ गया कि ये तो फिर इसका मतलब मेरी सामग्री किसी ने ले ली है ना। लेकिन फिर मैं ऊपर जाके जब देखता हूं तो यहाँ पर लेखक का नाम क्या जा रहा है, देखिए आपके सामने ही है, ये मेरा ही नाम है। यानी जो वेब दुनिया है उसने मेरा ही लेख छापा होगा कभी, तो ये पूरे इंटरनेट पर इसकी कोई दूसरी कॉपी मौजूद नहीं है। दूसरी जगह भी जा रहा है तो मेरे ही नाम से कहीं पर जा रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि ये प्लेजरिज्म नहीं है, इसमें ये कहीं से भी चुराया गया, इसकी कोई भी हिस्सा कहीं भी चुराया गया नहीं है। तो आप इसको याद कर लीजिए, कॉपी स्केप। जब भी आपको कहीं से कोई लेख आदि आप ले रहे हो तो आप उसकी प्रामाणिकता जांच सकते हैं। अब कई बार इस प्रक्रिया में आपको हो सकता है कि मूल सोर्स का पता चल जाए और वो ज्यादा अच्छा हो, तो आप वहां जाकर के शायद आपको और भी ज्यादा और बेहतर सामग्री मिल जाए, है ना। तो उस लिहाज से कॉपी स्केप को आप याद रखिए। कुछ और भी हैं जो आप नोट कर लीजिए और मैं आपको बता दूंगा, इसमें डाल भी दूंगा बाद में। दूसरा है क्यू टेक्स्ट। तो जो क्यू टेक्स्ट है ये क्या करता है कि आपको परसेंटेज वाइज बताता है कि ये जो लेख है इसमें 20% हिस्सा कहीं से लिया गया है या 30% लिया गया है, आदि आदि। उसके बाद google.com, गूगल पे भी आप सर्च में भी आप अगर 2-3 सेंटेंसेस डालेंगे तो कई बार आपको पता चल जाता है कि ये फला जगह भी जा रहा है।
उसके बाद प्लेजरिज्म डिटेक्टर है, ये एक वेबसाइट है, ये फ्री भी आती है, इसका फ्री वर्जन भी है और इसका एक प्रीमियम वर्जन भी है। जैसे MGI आदि यदि लेना चाहें तो इसका प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं जिसपे थोड़ा शुल्क है, लेकिन आप हिंदी में भी इससे नकल को जांच सकते हैं कि कोई शोध नकल करके तो नहीं दिया जा रहा। सर्च इंजन रिपोर्ट्स नाम की एक वेबसाइट है, वहां पे भी आप कर सकते हैं, और डुप्ली चेकर है, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो ये 6 ऐसे सोर्स हैं जहां से आप आपकी सामग्री प्रामाणिक है या नहीं, कहीं से उठाई गई तो नहीं है, इसकी जांच कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन माध्यमों की प्रामाणिकता कैसे जांचें, सामग्री की प्रामाणिकता कैसे जांचें, और सामग्री कहीं से उठाई गई तो नहीं है उसको कैसे जांचें। अब हम फिर से चलते हैं कुछ ऐसी सामग्री की ओर जो जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। इंटरनेट पर कुछ ऐसे सोर्सेज को फिर से देखते हैं। साहित्यिक सामग्री की वेबसाइटों में अगर आप जाते हैं तो कविता कोश शायद आपने देखा होगा। कविता कोश एक बड़ी महत्वपूर्ण वेबसाइट है जहां पर कविताएं संकलित है, हजारों कविताएं वहां पर संकलित हैं। एक झलक हम देख लेते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कविताएं ढूंढनी है। मान लीजिए आप दिनकर पर शोध कर रहे हैं, उनकी कुछ कविताएं ढूंढनी है, आपको उनके बारे में कुछ ढूंढना है, तो कविता कोश एक बहुत अच्छा सोर्स है जहां पर ये सारे लेखक हैं। आप क्लिक करिए और इनमें से हर एक लेखक की आप सामग्री को देख सकते हैं। कुछ और भी है, तो मैं फिर से चलता हूं मेरे पेज पे। दूसरा देखिए, bharatdiscovery.org, ये भारत कोश नाम की एक वेबसाइट है जहां पर भी आपको शोध के लिए काफी सामग्री मिलेगी। हिंदी साहित्य पर भी यहाँ पर सामग्री होगी, तो उसके अलावा और भी बहुत सारी सामग्री आपको यहां मिलेगी। भारत कोश, इसका URL क्या है, bharatdiscovery.org। तो ये विकिपीडिया जैसी वेबसाइट है, लेकिन इसमें आप साहित्य में जाएंगे तो यहाँ पर जैसे आप जाएंगे हिंदी में जाएंगे साहित्य पर, तो बहुत सारी सामग्री आपको यहाँ पर आपके लाभ के लिए मिलेगी। भारत कोश आप याद रखिए, भारत कोश। और ये अच्छी हिंदी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। आपको अगर हिंदी में अच्छी हिंदी को सीखना है या लाभ उठाना है इस वेबसाइट का, तो उस लिहाज से भी आप यहाँ जाएं। एक और वेबसाइट पर चलते हैं, उसका नाम है गद्य कोश। कविता कोश के साथ साथ गद्य कोश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर हिंदी का प्रमुख गद्य आपको इंटरनेट पर मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल करें। ये लगता है गद्यकोश.org है, शायद ये कॉम लिखा हुआ था, तो इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। गद्यकोश.org ये खुल गया, और यहाँ पर उसी तरह से आपको गद्य मिलेगा बहुत सारा। तो गद्य देखना हो और लेखकों के बारे में सामग्री मिलनी हो तो लगभग 20,000 पन्ने यहाँ पर डाले गए हैं गद्य कोश में, गद्यकोश.org। अब मैं आपको ले आता हूं आपके अपने विश्व हिंदी सचिवालय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट की ओर, जिसका नाम है विश्व हिंदी डेटाबेस। हिंदी के समकालीन साहित्य में काम करने वाले जो लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी सामग्री आपको मिलेगी विश्व हिंदी डेटाबेस पर। खासतौर पर उन लोगों के बारे में। कैसे खुलेगा ये, इसकी URL है विश्वहिंदीdb.com, विश्वहिंदीdb.com, और ये खुल रहा है आपके सामने, विश्व हिंदी डेटाबेस। ये आपके अपने विश्व हिंदी सचिवालय का बनाया हुआ डेटाबेस है, बहुत महत्वपूर्ण डेटाबेस है। मेरे ख्याल से दुनिया में अपनी किस्म का ये एकमात्र डेटाबेस है जो हिंदी विद्वानों और संस्थाओं के बारे में प्रामाणिक जानकारी आपको देता है। इसका कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए इसमें सामग्री को बहुत सारे क्षेत्रों में बांटा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका, मॉरिशस, अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व एशिया आदि, इन सभी क्षेत्रों के जो हिंदी साहित्यकार हैं, हिंदी लेखक हैं, हिंदी विद्वान हैं, उनके बारे में यहाँ सामग्री आपको मिलेगी। और आप उन विद्वानों से संपर्क भी कर सकते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि उनकी ईमेल आपको यहाँ पर मिलेगी, उनके वेबसाइट्स आदि मिलेगी, उनके द्वारा किया गया काम यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये शोध के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको किसी एक व्यक्ति को खोजना है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, डेटाबेस में खोजिए। और जैसे मान लीजिए मुझे सुषम बेदी जो अमेरिका की लेखिका थी, उनके बारे में कुछ सामग्री खोजनी है और उन्होंने क्या काम किया उसके बारे में कुछ खोजना है, तो मैं यहाँ पर उनका नाम लिखना शुरू करता हूँ, चाहे हिंदी में या अंग्रेजी में। देखिए मैंने जैसे ही नाम लिखना शुरू किया तो यहाँ पर आ गया डॉक्टर सुषम बेदी। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, खोजिए पर क्लिक करता हूँ, तो ये परिणाम में आ गया डॉक्टर सुषम बेदी। मैंने क्लिक किया और ये सुषम बेदी जी का एक पृष्ठ खुल गया। स्वर्गीय सुषम बेदी, उनका भी 3-4 महीने पहले उनका दुर्भाग्य से देहावसान हो गया था।
तो ये उनका पृष्ठ है। और ये चूंकि एक बड़े कोलंबिया विश्वविद्यालय के हिंदी उर्दू भाषा प्रोग्राम की समन्वयक रही हैं, तो आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण हस्ती हैं हमारे हिंदी के क्षेत्र में, और उन्होंने बहुत सारा काम भी किया है। तो यहाँ पर उनका सारा काम, उनकी शिक्षा, उनके प्रकाशन, उल्लेखनीय गतिविधियां आदि आदि आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और उनकी वेब पर उनका जो सामग्री डाली गई है वो भी यहाँ पर मिल रही है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शोध में, कि सुषम जी का जो कामकाज, मान लीजिए आप सुषम जी के कामकाज पर पीएचडी करना चाहते हैं या आप शोध करना चाहते हैं, तो एक बड़ा यहाँ पर आपको एक ये सोर्स मिल रहा है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आप चाहें तो उनसे संपर्क भी कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर उनका एड्रेस दिया हुआ है। अब सुषम जी से तो नहीं, लेकिन मैं किसी भी एक हस्ती के बारे में आपसे ये बात कर रहा हूं, तो आप अगर उनसे संपर्क करना चाहें तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए, उनका ईमेल, आपका अपना ईमेल लिखिए और यहाँ पर आप मैसेज भेज दीजिए, अपने आप उन तक पहुंच जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है विश्व हिंदी सचिवालय ने, जो आप जैसे शोधकर्ताओं को उन लोगों से जोड़ता है, उन हस्तियों से जोड़ता है जिन्होंने बड़ा काम किया है और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके शोध के लिए। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप जैसे मान लीजिए आप हिंदी में कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाकर के, इसके होम में जाकर के अपने क्षेत्र के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे आपका जो मान लीजिए विषय है भाषा विज्ञान है, आप भाषा विज्ञान पर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आइए उसके होम पेज पर और भाषा विज्ञान पर क्लिक कर दीजिए। विषय पर मैं क्लिक करता हूं तो ये पेज खुल गया। भाषा विज्ञान पर ये सारे विद्वान हैं जो दुनिया में बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए इतने सारे, इसमें कुछ मॉरिशस के भी हैं, कुछ अन्य स्थानों के भी हैं। इनमें से जिसको चाहें आप क्लिक कीजिए और भाषा विज्ञान पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इनमें से कोई भी एक डॉक्टर इला प्रसाद को क्लिक किया तो उनका पेज खुल जाएगा। ये ह्यूस्टन में और रांची में इनका बेस है और इन्होंने क्या क्या काम किया है वो मिल जाएगा आपको। अब इन्होंने इन सारे क्षेत्रों में काम किया है। मान लीजिए आप भाषा विज्ञान के अलावा पत्रकारिता पर कुछ करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ क्लिक किया, अपने आप ये पत्रकारिता में ये सारे लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता में काम किया है। इनमें से जिस व्यक्ति पर आप क्लिक करेंगे, एसआर हरनोत पर जैसे आपने क्लिक किया या अरविंदाक्शन जी पर आपने क्लिक किया, तो उनका पेज खुल गया, उनके बारे में सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये बहुत उपयोगी आपके लिए एक रिसोर्स है, एक शोधकर्ता के रूप में, जो आपको उनकी सामग्री से भी जोड़ता है और साथ ही साथ आपको उन तक पहुंचने का मौका देता है। तो आप इसको भी नोट करना चाहेंगे, vishwahindidb.com। कुछ और सोर्सेज को हम देखते हैं। तो ये हुआ vishwahindidb.com। उसके बाद ऑनलाइन माध्यमों पर हिंदी की किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके शोध में काम आएगी। उसमें से एक महत्वपूर्ण स्रोत है विकी स्रोत, और विकी सोर्स भी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। आप यहां पर क्लिक करें wikisource.org और देखिए एक वेबसाइट खुलेगी जिस पर हिंदी की किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी किताब, कोई लेख नहीं, पूरी की पूरी किताबें यहां पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। देखिए बहुत सारी आपको यहाँ पर कथा, मराठी कविता, नाटकी मराठी, हिंदी, श्लोक, स्रोत, तमाम तरह की चीजें आपको यहाँ पर हिंदी और अन्य भाषाओं में, अन्य भारतीय भाषाओं में यहाँ पर मिलेगी, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। शायद मैंने मराठी वाला इसका संस्करण खोल लिया है, तो आप हिंदी वाला खोल लीजिएगा। विकी स्रोत इसका नाम है, या wikisource.org के नाम से आप सर्च करेंगे और हिंदी के नाम से सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, और यहां से आप हिंदी की किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सर्च करके ही दिखा देता हूं आपको। विकीसोर्स हिंदी के नाम से मान लीजिए मैंने सर्च किया तो ये आ गया, और अब यहां पर देखते हैं हम कि क्या परिणाम आते हैं। ये देखिए बहुत सारी किताबें भी हैं यहाँ पर, ये बहुत हिंदी की बहुत सारी सामग्री भी मिलेगी आपको। यहाँ देखिए कविताएं भी है, कविताओं की किताबें, उपन्यास 82 पड़े हुए हैं, कहानी की किताबें, कहानी संग्रह यहाँ 45 है, नाटक 18 है, पूरी किताबें, पूरी की पूरी पुस्तकें। जैसे मैं उपन्यास पर जाता हूँ तो ये इतने सारे उपन्यास मौजूद हैं। इनमें से कोई भी वैशाली की नगर वधू जैसे मान लीजिए है, या जो भी पुस्तक आपको चाहिए, तो पूरी की पूरी यहाँ टाइप की हुई मौजूद है। आप यहाँ पर एक एक करके पेजों पर चले जाइए, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ये पूरी वैशाली की नगर वधू का यहाँ पे दूसरा पेज, क्योंकि दूसरे पेज पर तो कुछ होता ही नहीं है ना किताबों में, दूसरा पेज तो खाली नाम ही लिखा होता है, तो नाम दिखाया जा रहा है। आप आगे बढ़ते चले जाइए, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, पूरी की पूरी किताबें इस तरह से यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, विकी सोर्स। अगला देखते हैं हम लोग, अगला स्रोत क्या है। अगला है विकी पुस्तक।
wikibooks.org में आप wikibooks.org और साथ में हिंदी लगाकर सर्च करेंगे तो विकी पुस्तक पर पहुंच जाएंगे। यहाँ भी अनेक किताबें आपको हिंदी में मिलेंगी। हिंदी की किताबें मूल प्रतियां पीडीएफ के रूप में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको, जैसे आप मॉरिशस में हैं, आपको कोई किताब खोजनी है, यहाँ पर लिखिए, पुस्तक खोजे पर क्लिक कीजिए, और मान लीजिए मैं नहीं जानता कि गोदान मिलेगी या नहीं, लेकिन मैं क्लिक करके देख लेता हूँ, अगर है तो मिल जाएगी। तो ये इसमें बहुत सारे परिणाम आ गए, इनमें से कोई बहुत कुछ है यहाँ पर। गोदान का जिक्र कहाँ कहाँ हुआ है वो है, या गोदान पर कहाँ कहाँ शोध किए गए हैं उनके बारे में है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में उसका जिक्र आया है, या हिंदी उपन्यास आदि आदि। बहरहाल आप इसको देखिएगा, ध्यान रखिए, इसका नाम है wikibooks.org और आप हिंदी को सर्च कीजिएगा। आगे फिर चलते हैं हम लोग। तीसरा, हिंदी समय। ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने बनाई है। यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। नहीं लगता मैंने हिंदी समय अलग से लिखना पड़ेगा, हिंदी समय.com या .org उनमें से, या हिंदी समय.com के नाम से मिलेगा। और यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, उपन्यास, कहानी, कविता, जिन पर आप क्लिक करेंगे, उपन्यास पर क्लिक करेंगे तो ये किताबें हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। विभिन्न लेखकों के नाम से इनको किया गया है, विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये हुआ हिंदी समय। अगर आपको और किताबें डाउनलोड करनी है तो कविता कोश में भी कुछ किताबें हैं। कविता कोश पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको देखिए ई पुस्तकें, ई बुक्स के नाम से एक पूरा सेक्शन है यहाँ पर, जहां आप किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये हिंदी पुस्तकें, उर्दू पुस्तकें, इनमें फिर लघु कथा आदि आदि विभिन्न श्रेणियां हैं। तो आप इसको आजमाना, मैं इसको कहीं क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, आप खुद इसको देख सकते हैं। कविता कोश में ई पुस्तकें वाला जो खंड है, तो बहुत सारी किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ लेखों तक बात सीमित नहीं है। अब आ जाते हैं हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं की वेबसाइटें। दो संदर्भों का जिक्र करना चाहूंगा। एक का नाम है notnull.com। notnull.com में क्लिक करता हूं और यहाँ पर आपको हिंदी की पत्रिकाएं मिलेंगी। तो आप यदि साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ना चाहते हैं अपने शोध के संदर्भ में, आप यहाँ जाएं, उन पत्रिकाओं को पढ़ें। आप चाहें तो किताबें भी यहाँ पर खरीद सकते हैं और आप पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि जैसे पत्रिका पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर हिंदी की पत्रिकाएं आपको दिखाई देंगी। देखिए कथादेश है, यहाँ पर नया ज्ञानोदय है, हंस है, ये सारी महत्वपूर्ण हमारी जो पत्रिकाएं हैं, लमही है, वागर्थ, तद्भव, परिकथा आदि, ये सभी हिंदी के साहित्य के छात्रों के लिए, शोध के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। आपको मॉरिशस में नहीं मिलेंगी, भारत में भी मुश्किल से मिलती है इनकी जो मूल प्रतियां हैं, मुद्रित प्रतियां, लेकिन इंटरनेट पर आपको आसानी से उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है? notnull.com, notnull.com पर आपको ये मिलेंगी। तो ये एक अन्य आपका सोर्स मैं बताना चाहता था पत्रिकाओं के लिए। अब मेरे ख्याल से कोई विशेष बात मेरे पास बाकी नहीं है, लेकिन एक दो चीजें और बता दूं। शब्दकोश.com पर आप हिंदी के शब्दकोश का प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर आपको हिंदी के शब्दों के अर्थ, अंग्रेजी के शब्दों के हिंदी अर्थ, आपको समानार्थक, विपरीत, विलोम शब्द आदि वो सब मिलेंगे। अमरकोश भी आज इंटरनेट पर मौजूद है। यदि आप शब्दावली के तौर पर अमरकोश का इस्तेमाल करना चाहें, जो हमारा बहुत ही महान प्राचीन भाषाई ग्रंथ माना जाता है, वो भी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अमरकोश.भारत के नाम से वेबसाइट है जहां पर आपको ये मिलेगा। ये हिंदी में लिखना है आपको, URL भी हिंदी में लिखना है, अमरकोश.भारत हिंदी में लिखिएगा। ये अमरकोश है, यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। इनका अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है जिसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अमरकोश का प्रयोग आप शब्दों के अर्थ जानने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ई महाशब्दकोश, ये भारत सरकार ने बनाया है, ये भी एक शब्दकोश है। ये मिलेगा आपको ई महाशब्दकोश.rb-aai.in। ये सारे लिंक मैं आपको चैट में डाल दूंगा, तो आप उनका प्रयोग कर सकेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी हिंदी या अंग्रेजी का शब्द डालिए, उसका अर्थ आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक और, तकनीकी शब्दावली आयोग जो है भारत का, उसने बहुत सारे शब्दकोश डाउनलोड के लिए आपको उपलब्ध कराए। आप यहाँ पर जाएंगे, परिभाषा कोश में जाएं, बहुत सारी किताबें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे के पूरे कोश आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, सब निःशुल्क हैं। शब्द संग्रह है, यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। पूरा का पूरा, पूरी की पूरी आपकी डिक्शनरीज आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई है PDF फॉर्म में। तो ये एक अन्य महत्वपूर्ण सोर्स है जो आप इस्तेमाल करना चाहेंगे। फिर उसके बाद
हिंद खोज नाम की एक वेबसाइट है, वो भी आपको शब्दों के अर्थ बताती है, लेकिन मुख्य रूप से मैं आपसे ये कहूंगा कि शब्दकोश.com, अमरकोश और ये तकनीकी शब्दावली आयोग, इन 3 का आप नियमित प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी भाषा से संबंधित आपके कोई भी शब्दों से संबंधित, पर्यायवाची आदि से संबंधित या उनके शब्दों के प्रयोग से संबंधित कोई भी आपकी दुविधाएं हो या कुछ आप जानना चाहते हो। और भी कुछ चीजें हैं, हिंदी की साहित्यिक वेबसाइटें, तो बहुत सारी वेबसाइटें हैं, इनके लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आप चाहें तो विश्व हिंदी सचिवालय की वेबसाइट पर भी जाएं, वहां पर भी ऐसे बहुत सारे लिंक दिए हैं। मैं खोल के दिखाता हूं, उसका नाम है विश्वहिंदी.com। इनकी विश्व हिंदी सचिवालय वाले की वेबसाइट का नाम है विश्वहिंदी.com। मैं खोलता हूं यहाँ पर और आप देखें कि वहां भी ऐसी बहुत सारी सामग्री आपको मिलेगी जिसका प्रयोग शायद आप करना चाहें। ये वेबसाइट है उनकी। आज के कार्यक्रम के तो आयोजक विश्व हिंदी सचिवालय और भारतीय उच्चायोग और MGI ही हैं, तो आपकी वेबसाइट पर भी जो सामग्री है उसके बारे में ध्यान खींचना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी नजर से ना रह जाए। जैसे ई पत्रिकाएं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ई पत्रिकाओं के यहाँ पर लिंक्स हैं। आप क्लिक करेंगे सिंगापुर संगम, जैसे पहला लिंक है उस पर क्लिक किया तो आप सिंगापुर संगम पर पहुंच जाते हैं। ऐसी बहुत सारी ई पत्रिकाएं या साहित्यिक पत्रिकाओं के लिंक आपको यहाँ पर विश्व हिंदी सचिवालय की अपनी वेबसाइट पर मिलेंगे, तो आप इनका भी प्रयोग जरूर करें। और इसके साथ ही मुझे लगता है समय काफी हो चला है, तो मैं अपनी बात को अब विराम देना चाहूंगा। ये सिंगापुर संगम खुल गया, ये दिखाना था मुझे आपको, यहाँ पर इनकी वेबसाइट मौजूद है। हाल ही में विश्व हिंदी सचिवालय की एक और वेबसाइट भी लॉन्च हुई थी, पत्रिकायन उसका नाम है, वो भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि विश्व हिंदी सचिवालय जो प्रकाशन करता है उन प्रकाशनों में साहित्य महत्वपूर्ण है। तो ये विश्व हिंदी सचिवालय की एक अन्य वेबसाइट है, पत्रिकायन इसका नाम है। और विश्व हिंदी सचिवालय के जितने भी प्रकाशन हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। अब तक के तमाम प्रकाशन, इतने पिछले 10, 12, 13 वर्षों में जितने भी प्रकाशन विश्व हिंदी सचिवालय ने किए हैं, सब पत्रिकाएं आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पत्रिकायन से। और आप जानते हैं कि विश्व हिंदी सचिवालय विश्व हिंदी साहित्य भी निकालता है, जिसमें बहुत सारी साहित्यिक सामग्री है। आपको कुछ नहीं करना, आप विश्व हिंदी सचिवालय की वेबसाइट पर जाइए और यहां जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको लिंक मिलेगा पत्रिकायन का। यहाँ आप थोड़ा सा नीचे देखिए, पत्रिकायन यानी हमारे प्रकाशन, इस पर क्लिक कीजिए तो ये पत्रिकायन की वेबसाइट खुल जाती है और सारी पत्रिकाएं एक एक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इनके जितने भी प्रकाशन हैं उनमें साहित्यिक प्रकाशन भी हैं, ताज़ा प्रकाशन भी हैं, वो भी, और यहाँ तक कि इनकी सामग्री को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यदि उस तरह की जरूरत है। जैसे विश्व हिंदी साहित्य पर मैं जाता हूँ, जो विश्व हिंदी सचिवालय निकालता है, डॉक्टर हैंस वर्नर वेस्लर से बातचीत पर क्लिक किया मैंने, तो ये लेख यहाँ पर आपको वैसे भी उपलब्ध है। इनकी अपनी पत्रिकाओं के लेख ऑनलाइन टेक्स्ट के रूप में भी उपलब्ध है, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यदि आपको आवश्यकता हो। तो ये पत्रिकायन को भी आप जरूर आजमाएं, क्योंकि इसमें सचिवालय ने काफी मेहनत की है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर किया गया है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद मैं अपनी बात रोक सकता हूँ। मैंने काफी समय आपका लिया और अब समय हो चुका है हमारे सत्र का। अब हम आगे बढ़ना हमारे लिए उचित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बालेंदु सर जी। ऑनलाइन माध्यमों की प्रामाणिकता को परखने के लिए हमारे विद्यार्थियों को आपने जो दिव्य दृष्टि दी है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। गुरु का औदार्य कैसा होता है ये कोई आपसे सीखे। मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियां आपके नाम करना चाहेंगे। बालेंदु सर जी कृपया इसे स्वीकार करें, इसे प्लाजारिज्म न समझें। निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी। आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है सर जी। आपका बहुत बहुत आभार हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान का भंडार प्रदान करने के लिए। हम इस सत्र में आगे बढ़ रहे हैं। परिचर्चा सत्र से पहले हम उन विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभागिता के लिए इस कार्यशाला में प्रमाण पत्र प्रदान करना चाहेंगे और अतिथियों के कर कमलों द्वारा उन्हें यह मान सम्मान दिया जाएगा। हमारी प्रार्थना है
शिक्षा एवं तृतीयक शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पधारे श्री निरंजन बिगन जी से, विश्व हिंदी सचिवालय के शासी परिषद के सदस्य डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी से और विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से करजोड़ निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आएं हमारे छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए। हर एक ग्रुप से एक छात्रा आएगी और बीए से आ रही है त्रिशा दुचुआ, एमए से आ रही है अश्विनी देवी रामचंद्र जी और पोस्ट ग्रेजुएट वाले ग्रुप से हमारी छात्रा है बिसुंदयाल भावना देवी जी। तो श्री निरंजन बिगन जी से आग्रह है कि वे बीए की छात्रा त्रिशा को प्रमाण पत्र प्रदान करें। डॉक्टर गंगू जी से प्रार्थना है कि वे एमए की छात्रा को अपने कर कमलों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करें। डॉक्टर माधुरी जी से प्रार्थना है कि वे हमारी छात्रा बिसुंदयाल भावना देवी को प्रमाण पत्र प्रदान करें। छात्राओं की उपस्थिति के लिए ढेर सारे धन्यवाद। आपका योगदान अनमोल है, आपके बिना यह कार्यशाला अधूरी रह जाती। इसके बाद प्रमाण पत्रों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित है महात्मा गांधी संस्थान से अनेक ऐसे विद्वज्जन जिनको हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं। उनसे निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आएं और प्रमाण पत्र अतिथियों के कर कमलों द्वारा स्वीकार करें। डॉक्टर वेद रमन पांडे जी आईसीसी औचिया से निवेदन है कि वे मंच पर आएं। डॉक्टर गंगू जी से निवेदन है कि वे डॉक्टर वेद रमन पांडे जी के साथ साथ हम डॉक्टर राजरानी गोविंद जी को भी मंच पर बुलाएंगे। उनके साथ डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी भी है और डॉक्टर अलका धनपत जी भी है। डॉक्टर गंगू जी हमारे आईसीसी औचिया डॉक्टर वेद रमन पांडे जी एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजरानी गोविंद जी को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। डॉक्टर अंजलि को श्री बिगन जी प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। यह मौका बार बार नहीं मिलता। डॉक्टर अलका धनपत जी को माधुरी जी के कर कमलों द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इस खुशी के मौके में चार चांद लगा दिए आप बच्चों ने। आपकी तालियां बड़ी प्यारी लगी। इनका नहीं बना है, अभी रहने दें। परिचर्चा सत्र बाद बन कर लेंगे, परिचर्चा सत्र के बाद बन जाएंगे। परिचर्चा सत्र के लिए बुलाएंगे। हाँ। एक बार पुनः श्री बालेंदु जी से निवेदन है कि हमसे जुड़ें और परिचर्चा सत्र के लिए हमारे बच्चे तैयार हो जाएं। हमारी छात्राएं हैं अश्विनी एवं रक्षिता। आप बालेंदु सर जी के समक्ष अपने प्रश्न रखें। मैं आपकी बात को ढंग से सुन नहीं पाया, थोड़ा सा माइक के पास आके बोलिएगा। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि रेफरेंस करते समय क्या पूरा लंबा लिंक देना अनिवार्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि दोनों बातों का मन में हमारे सवाल आता है। पहला तो ये कि जो पाठक होगा, अगर बहुत लंबा उसका लिंक दिया हुआ है तो वो पाठक उसको किस तरह से लेगा। पढ़ने में वो कई बार इतने लंबे लंबे लिंक होते हैं कि उसमें
100-150 कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, इतना लंबा लिंक हो जाता है, 2-2, 3-3 लाइनों तक भी चले जाते हैं। तो पाठक उसको कैसे समझेगा, कैसे पढ़ेगा, उसको लिंक करे, क्लिक भी करेगा तो हो सकता है कहीं से कोई अक्षर अगर मिस हो गया तो वो लिंक भी खुलेगा नहीं, तो क्या करें? तो एक प्रश्न तो ये आता है, व्यावहारिक प्रश्न है। इसका एक समाधान भी मन में आता है कि हम उसको शॉर्ट यूआरएल बना लें, है ना। आपको शायद शॉर्ट यूआरएल बनाने का तरीका तो शायद आपको मालूम होगा कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जैसे बिटली, या फिर मान लीजिए गूगल की भी एक वेबसाइट आती थी, आजकल तो वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बिटली जैसी वेबसाइटें जो है उनका आप यूआरएल शॉर्टनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बड़ी यूआरएल को छोटी करके बना देते हैं। आप यूआरएल शॉर्टनर के नाम से सर्च करेंगे गूगल पे जाके तो बहुत सारे विकल्प आपको मिलेंगे, उनमें से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक समाधान तो ये आता है कि हम यूआरएल को शॉर्ट कर लें, जैसे मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूं। मैं एक सेकंड के लिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप देख सकें। हाँ, जैसे ये शॉर्ट यूआरएल, अब यहां कितनी भी लंबी यूआरएल है उसको आप लाएंगे, और जैसे मान लीजिए मैंने 1-2 लंबे लंबे रेफरेंसेस दिए थे, ये बहुत लंबा रेफरेंस है, इसको मैंने कॉपी किया और मैं इस वेबसाइट पर चला गया जिसका नाम है shorturl.at। यहां लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, बहुत लंबा जो मेरा यूआरएल था, और यहां क्लिक कर दिया शॉर्टन यूआरएल पर। तो अब ये मुझे इतना सा यूआरएल दे दिया इसने बना करके, shorturl.at, और अब आप इसको क्लिक करेंगे तो भी उसी जगह पहुंचेंगे जहां आप लंबे यूआरएल से पहुंच रहे थे। देखिए वही कविता कोश पर पहुंच गए आप, है ना। इसने बड़े यूआरएल को छोटा कर दिया, ये बड़ा यूआरएल था, इसको इतना छोटा बना दिया इसने, और अब आप इसको किसी को भी भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वो व्यक्ति इसका इस्तेमाल करके यहां चला जाएगा। लेकिन अब एक प्रश्न पैदा होता है कि जो यूआरएल है वो अपने आप में एक इंफॉर्मेशन भी देता है ना। जो रेफरेंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने आप में एक सूचना भी दे रहा है कि ये kavitakosh.org पर ये लिंक है, ये वहां से आया है, तो आपको सूचना मिल रही है इसमें, जो कि उस शॉर्ट यूआरएल में नहीं मिल रही। शॉर्ट यूआरएल तो ये था ना, shorturl.at/plpt6, तो इसमें वो सूचना नहीं मिल रही, तो आपका जो पाठक है वो वंचित हो रहा है उस सूचना से। तो क्या करें कि दोनों चीजें हो जाएं, है ना, उस पाठक को सूचना भी मिले और यूआरएल भी शॉर्ट हो जाए, क्या करें? तो इसका एक तरीका है कि आप जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए MS वर्ड का, और यहां पर आप कुछ भी जोड़ना चाहते हैं, कोई भी आप लिंक मान लीजिए डालना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट में गए और यहां पर देखिए कहीं पर आपको लिंक ये दिया हुआ है, लिंक। आपको यहां पर कोई भी लिंक देना है, इंसर्ट लिंक पर आपने क्लिक किया और वो जो लिंक था यहां पे आपने नीचे डाल दिया। 1 मिनट, यहां पर उस लिंक को आप डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। नहीं, यहां पर आप कोई टेक्स्ट डालिए, मतलब ऐसा टेक्स्ट डालिए जैसे कविता कोश आपने लिख दिया, और उसके बाद जो लिंक था वो लिंक आप यहां पर इनमें से कोई एक जो है वो लिंक की तरफ आपको लेकर के जाएगा। एक सेकंड लगता है, मैं इसको एग्जिस्टिंग फाइल, ईमेल एड्रेस, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, पेजेस और वेब पेज। हाँ, यहां पर जो एड्रेस लिखा है ना, यहां पर देखिए 2 चीजें हैं। मैं जो कहना ये चाह रहा हूं कि एक तो टेक्स्ट जो आपका दिखाई देगा वो, और उसको क्लिक करने पर कहां आप जाएंगे वो एड्रेस, ये दोनों चीजें आपको यहां डालनी है और आपको ओके दबाना है। तो अब क्या होगा कि कविता कोश के नीचे अंडरलाइन आ गया और इसके भीतर ही, इसके अंदर ही वो लिंक है। तो अब यहां पर यदि कोई क्लिक करता है तो वो उसी जगह पहुंच जाएगा। लेकिन लाभ क्या हुआ इसमें? लाभ ये हो गया कि जो आपकी शॉर्ट यूआरएल थी वो इस तरह की थी जिससे पता नहीं चल रहा था कि ये कहां की यूआरएल है, लेकिन यहां पर आपने कविता कोश लिख दिया तो अब आपको ये पता चल रहा है कि यहां क्लिक करने पर आप कविता कोश पर जाएंगे। तो मेरा सुझाव आपको यही होगा कि आप भले ही लॉन्ग यूआरएल भी इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर जाता हूं और ये लॉन्ग यूआरएल मैंने ले लिया, इसको कॉपी कर लिया, और जब आप अपने डॉक्यूमेंट में डालते हैं ना तो आप जाइए इंसर्ट पर, और इंसर्ट पर जाने के बाद आप लिंक पर क्लिक कीजिए, लिंक,
और लिंक पे करेंगे तो ये ऐसा विंडो खुलेगा छोटा सा। इसमें यहां पर वो टेक्स्ट लिखी है जो आप चाहते हैं कि आपका पाठक पढ़े। ये कितना भी लंबा हो सकता है, जैसे मैंने लिखा कविता कोश से पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें और यहां पर मैंने वो एड्रेस कॉपी कर दिया और ओके बटन दबा दिया। तो अब क्या है कि यहां पर वो यूआरएल दिखाई नहीं दे रहा, आपको रेफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसके पीछे है, वो इसके पीछे है। लेकिन पढ़ने वाले को पता चल रहा है कि ये किस वजह से है, तो सूचना आप उससे छिपा नहीं रहे हैं और आप यूआरएल भी दे पा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। लंबे यूआरएल की भी उपयोगिता है क्योंकि उसमें सूचना मिलती है व्यक्ति को कि ये किस वेबसाइट का है, किस बारे में है। शॉर्ट यूआरएल बनाना एक समाधान है, लेकिन शॉर्ट यूआरएल में सूचना वो खो जाती है। तो आप दोनों को साथ लाते हुए ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में यूआरएल डाल दीजिए और ऊपर कोई और टेक्स्ट डाल दीजिए। धन्यवाद सर जी। मेरा उत्तर थोड़ा लंबा था, समय थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो आपके काम आएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रक्षिता किशोर एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। सर, आपसे मेरा यह प्रश्न है कि जब भी हम शोध कार्य करते हैं तो हमें पुस्तकें की ज़रूरत पड़ती हैं। कभी कभी पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी पड़ती है और जब हम इंटरनेट पर पुस्तकें जो कि ई वर्जन ढूंढते हैं तो बहुत कठिनाइयाँ प्राप्त होती हैं। क्या आप हमें कोई लिंक बता सकते हैं जहां पर हमको हिंदी पुस्तकें प्राप्त हो सके? आपने पहले बता दिया, लेकिन कभी कभी पुस्तकें डाउनलोड करने में हमको कठिनाइयाँ मिलती है। जी जी जी, तो देखिए 3-4 लिंक तो मैंने आपको बताए थे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अभी भी हिंदी की पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अभी भी इन लिंक्स पर, क्योंकि उनकी अपनी सीमाएं हैं, वो एक सीमा तक ही किताबों को टाइप करके या स्कैन करके डाल सकते हैं। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा किताबें आपको इंटरनेट पर शायद उपलब्ध ना हो, लेकिन जितनी है, एक तो ये विकल्प तो हमारे पास है ही 4 ठिकानों का। उसके बाद एक वेबसाइट है gutenberg.org। gutenberg.org, उस पर काफ़ी किताबें आपको मिल सकती हैं। gutenberg.org आप याद रखिएगा। फिर गूगल बुक्स हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक अमेजोन पर अगर आप जाएंगे तो अमेजोन पर 2 तरह के किताबें मिलती है आपको, पेड भी और फ्री भी। अगर आप सर्च करेंगे अमेजोन फ्री बुक्स तो काफी सारी ई बुक्स वहां पर मुफ्त में भी आपको मिलती है, अमेजोन पर भी, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक सोर्स है, उसका नाम है पुस्तक.org। पुस्तक.org, वहां पर आपको हिंदी की काफी किताबें मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये 7-8 जो माध्यम हैं, इन पर आपको कुछ हद तक आपकी ज़रूरतों का समाधान होना चाहिए। हालांकि हमें इस दिशा में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है हिंदी वालों को। अभी हमें बहुत कुछ इंटरनेट पर डालना बाकी है। तो आपकी पूरी ज़रूरत पूरी होगी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन काफ़ी कुछ डाला गया है। अभी हमें और हम सबको स्वयंसेवक के तौर पर इस काम में हाथ भी बटाना है थोड़ा। सर, मेरा और एक प्रश्न है, .org तथा .com में क्या अंतर है? अब वाह, बहुत बढ़िया। देखिए .com ये इंटरनेट पर टॉप लेवल डोमेन नेम्स कहे जाते हैं। आप जानते हैं इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें हैं। उन वेबसाइटों के वर्गीकरण का एक तरीका निकाला गया कि उनके नाम से ही पता चल जाए कि ये वेबसाइट किस श्रेणी की है। उदाहरण के तौर पर यदि .com कोई वेबसाइट है तो .com का मूल रूप से मतलब ये था कि ये कमर्शियल संस्थान की वेबसाइट है ना। मूल रूप से उसका उद्देश्य ये था .com करने का। जैसे Microsoft.com, Google.com या Reliance.com, या फिर आपके यहाँ पर भी, आपके यहाँ मॉरिशस में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनकी .com। तो इनसे ये पता चलता है कि कमर्शियल संस्थान है ये। .com यानी कमर्शियल। इसका बुनियादी उद्देश्य पहले ये था, लेकिन ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गया और अब ये बात नहीं रह गई। अब तो कोई भी व्यक्ति अपनी वेबसाइट बनाता है तो .com ही लेना चाहता है। तो जो बुनियादी उद्देश्य था उससे हमारी इंटरनेट की दुनिया थोड़ी भटक चुकी है
और अब तो आम आदमी, जैसे मेरी भी वेबसाइट है, उसका नाम है balendu.com। हालांकि मैं कोई कमर्शियल संस्थान नहीं चलाता, लेकिन वो भी .com है ना। तो अब ये थोड़ा इसका सरलीकरण हो गया है .com का, लेकिन मूल रूप से उद्देश्य ये था। अब .com का मतलब हुआ कमर्शियल, .org का मतलब हुआ कोई एनजीओ है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। आज भी जैसे आपने देखा होगा कि मैंने 2-3 कविता कोश .org है जैसे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे बहुत सारे संगठन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनजीओ हैं वो ऑर्ग को प्रेफर करते हैं। उसके बाद एक है .edu जो कि एजुकेशन के क्षेत्र का है। आपको नाम से ही पता चल जाता है कि अच्छा, ये तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होगी या किसी शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट होगी। जैसे MDI.edu हो सकता है, या हमारे यहाँ भारत में DU.edu हो सकता है, आदि आदि, वो एजुकेशन। इसी तरह से गव होता है, GOV, तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है ना। तो ये विभिन्न प्रकार की श्रेणियां थी। तो इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन्स। तो बुनियादी रूप से 5 डोमेन मेन हैं, .com, .org, .gov, .mil यानी मिलिट्री के लिए, और बस यही मेरे ख्याल से प्रमुख जो हैं, और एडू, 5वां एडू। तो ये 5 प्रमुख हैं। उसके बाद कंट्री लेवल डोमेन्स हैं, जैसे आपके यहाँ मॉरिशस का होगा तो शायद मेरे ख्याल से MU होगा, भारत का IN है। तो उससे पता चलता है कि ये भारत की वेबसाइट है, ये मॉरिशस की वेबसाइट है, ये कमर्शियल वेबसाइट है। इसका उद्देश्य ये है। ठीक है सर। शैक्षणिक संदर्भों में EDU और ORG ज्यादा लोकप्रिय भी हैं और वो ज्यादा क्रेडिबल भी है। ठीक है सर, आपका बहुत धन्यवाद। परिचर्चा सत्र यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हम आज के विशेषज्ञ बालेंदु सर जी का बहुत बहुत आभार मानते हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। बालेंदु सर जी ज्ञान के भंडार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर जी, आपने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी हम त्राही त्राही पुकारेंगे, आप हमारे विद्यार्थियों के शोध संबंधी रोगों का निवारण करने के लिए संजीवनी लेके अवश्य प्रकट हो जाएंगे। सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम अतिथियों के कर कमलों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मंच पर बुलाने जा रहे हैं हमारी 2 सहेलियां कह लें, श्रीमती कल्पना लालजी जी एवं श्रीमती अंजू घरबरन जी। हम श्री निरंजन बिगन जी से एवं डॉक्टर माधुरी जी से निवेदन करेंगे कि वे मंच पर आकर प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी पड़ाव पर आ पहुँचे हैं और हम डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी से निवेदन करेंगे कि वे धन्यवाद समर्पण के लिए मंच पर आने का कष्ट करें। डॉक्टर। भारतीय उच्चायोग के द्वितीय सचिव श्रीमती सुनीता पाहुजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनसे निवेदन है कि वे अपनी टिप्पणी हमें सुनाने का कष्ट करें। हम बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती लक्ष्मण झम्मन जी। आप बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं कार्यक्रम का। कार्यक्रम तो बहुत सुंदर और उपयोगी रहा ही। आपके मंच संचालन ने उसमें 4 चांद लगा दिए। आशा है मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी। जी
तो मैं सबसे पहले बधाई देती हूँ विश्व हिंदी सचिवालय की उप महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को, जिन्होंने इतने सुंदर, इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया और भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के साथ मिलकर, मॉरिशस के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर और महात्मा गांधी संस्थान मोका के साथ मिलकर आपने आदरणीय श्री बालेंदु जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और इतनी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई। सभी वक्ताओं ने बोला, काफी कुछ कहा महत्वपूर्ण। कुछ नेटवर्क की परेशानी के कारण मैं सुन नहीं पाई। सुबह से ही जुड़ी हुई हूँ आप सबके साथ, तो आप सब तो मुझे नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं सबको देख पा रही थी यहाँ से और सारे कार्यक्रम का मैंने देखा, बहुत अच्छे से उसका आयोजन किया गया। तो हमारे साथ मंत्रालय से जुड़े हुए थे आदरणीय निरंजन बिगन जी, अनुपमा जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ, और डॉक्टर बलवंत ठाकुर जी आए थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे इस बारे में। और महात्मा गांधी संस्थान के महानिदेशक आदरणीय डॉक्टर राजकुमार राम प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हिंदी की जानी मानी हस्तियां हैं संस्थान के, महात्मा गांधी संस्थान के देख रही हूँ कि सभी लगभग हिंदी विभाग के जो प्रमुख हैं, अंजलि चिंतामणि जी, डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी से लेकर सभी जो वहाँ के हैं लेक्चरर्स हैं, सभी जुड़े हुए हैं। सबका नाम नहीं लूंगी, अब कार्यक्रम समाप्ति की हो रहा है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ सभी हैं वहाँ पर। हिंदी ICCR चेयर डॉक्टर वेद रमन पांडे जी हैं, और भी हिंदी की जानी मानी हस्तियां हैं, डॉक्टर कल्पना लाल जी, श्रीमती अंजू घरवरन जी, और सभी आप जो जुड़े और आपने इस कार्यक्रम की जो सफलता, इस कार्यक्रम का होना संभव बनाया आप सबकी उपस्थिति ने। और कहूंगी इन आप सबको जोड़ने के दो छोर पर जो थे, एक छोर पर छात्र जो इस कार्यक्रम से लाभ उठाने वाले छात्र और अन्य सभी लोग भी, और दूसरी तरफ हमारे महत्वपूर्ण भाई बालेंदु जी, आपने बहुत ही मतलब कार्यक्रम में क्या बताऊं, मतलब खुद हिंदी के से इतने सालों से जुड़े होने के बावजूद मुझे इतनी नई चीजें जानने को मिली। और बहुत बहुत आभार आपका बालेंदु जी, आपने बहुत समय भी दिया और बहुत ही उपयोगी बातें थी। और हम चाहेंगे कि आप जरूर, जैसा कि आप बार बार कह भी रहे थे कि ये लिंक हमारे साथ आप साझा करेंगे, हम चाहेंगे कि ये लिंक बहुत ही स्थायी तौर पर विश्व हिंदी सचिवालय की और भारतीय उच्चायोग की भी वेबसाइट पर रहें, फेसबुक पर रहें, ताकि जब भी जो भी चाहे, इन्हें एक बार किसी को भी ध्यान आए कि ऐसा हमने किसी कार्यक्रम में सुना था, तो उन्हें कहीं भी खोजना ना पड़े, बस एकदम से जाएं और एक क्लिक पर वो जो भी उनकी जिज्ञासा दोबारा से हो वो उसे शांत कर लें। तो सभी को एक बार धन्यवाद देती हूँ, सभी का आभार। बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, इतने सफल कार्यक्रम के लिए सभी को, सभी आयोजकों को बधाई। और बालेंदु जी, आपका एक बार पुनः करबद्ध आभार, इतना समय और अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। धन्यवाद सुनीता जी, आपने मेरा कार्य आसान कर दिया, क्योंकि एक प्रकार से आभार भी हो गया और धन्यवाद ज्ञापन भी हो गया। लेकिन चूंकि अब औपचारिकता निभानी है, तो सभी का नाम न लेते हुए बस संक्षिप्त में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव को और साथ में उनकी पूरी टीम को, सभी का नाम न लेते हुए सबको गहरा आभार कि आपने ऐसी कार्यशाला हमारे छात्रों के लिए रखी जिससे वे पूरा लाभ उठा पाएंगे। और खुशी की बात है, जब मैं अपने छात्रों के चेहरों को देख रही हूँ, तो जो टेंशन पहले था, एक स्ट्रेस था कि चलो कोविड चल रहा है, अब तो उतना फील्ड वर्क नहीं हो पाएगा शायद, तो हो सकता है ऑनलाइन ही अधिक काम करना पड़ेगा। तो काफ़ी सुविधा आज आपको मिल चुकी है, आपको पता है कहाँ खोजना है, पुस्तकें कहाँ ढूंढनी है, स्रोत कहाँ ढूंढने हैं, अतिरिक्त जानकारी कहाँ से मिलेगी, प्लाजारिज्म से संबंधित भी काफ़ी जो बातें थीं आप उस पर प्रकाश डाला गया। आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं श्री बालेंदु दधीच जी को मैं पूर्ण रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी हिंदी विभाग की ओर से। आज तो जैसा मैं भी यही जोड़ूंगी कि आप तो अथाह सागर हैं, कम समय में आपने जितनी जानकारी आज हमारे बच्चों को दी, चाहे ही काफ़ी कुछ हमें आज मिला है, लेकिन हमें पता है कि अभी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, काफ़ी चीज़ें हो सकते हैं आज हम लोग ले भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी दिशा निर्देश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।
साथ में शिक्षा मंत्रालय से हमारे प्रबंधक निरंजन बिगन जी कार्यक्रम की शुरुआत से अंत तक हमारे साथ बैठे रहे। हर एक कार्यक्रम में आप बच्चों का मनोबल इसी तरह बढ़ाते हैं, उसके लिए विशेष धन्यवाद। और जितने हमारे अतिथि थे पहले सत्र के भी, जिनके नाम लिए गए हैं, उनको भी गहरा आभार। और साथ में महात्मा गांधी संस्थान के हमारे महानिदेशक को और मैनेजमेंट को मैं पुनः दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ थी, फिर भी उन्होंने हामी भरी और स्वीकारा सहर्ष और कहा कि हाँ, बच्चों के हित के लिए उनको बुलाया जाए और इस गतिविधि का आयोजन किया जाए। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी विभाग के जितने प्राध्यापक गण आज यहाँ जुड़े हुए हैं, चाहे वह एसोसिएट प्रोफेसर राजरानी गोविंद जी हैं, डॉक्टर अलका है, लक्ष्मी झमन जी ने बहुत ही सुमधुर तरीके से, रसपूर्ण ढंग से संचालन किया। आप सभी को धन्यवाद। आप हमारे छात्रों के साथ जुड़े रहे और आपने हमारा उनका उत्साह एक प्रकार से बढ़ाया। हिंदी स्पीकिंग यूनियन से अंजू जी यहाँ हैं, घरबरन, फिर कल्पना लाल जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। और साथ में विशेष आभार हमारे इन छात्रों का है। जैसा कि कहा गया है, आप लोग नहीं आते, कार्यशाला नहीं होती। और जब भी कार्यशाला आपकी भलाई के लिए हो, जितना कुछ आपको यहाँ से मिला, आपका ही काम अब बिल्कुल सुगम तरीके से, बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। और हमें भी काफ़ी जानकारियाँ मिली, जिसके माध्यम से हम आप लोगों का निर्देशन या सुपरविजन ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसके लिए बालेंदु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में फेसबुक के माध्यम से जितने लोग जुड़कर हमें सुन रहे हैं, आप सभी को गहरा आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्यक्रम अपनी समाप्ति पर आ चुका है। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। अंजलि जी को धन्यवाद समर्पण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।